नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंटेसी कहानियाँ। यहाँ आपको मिलेगी काल्पनिक दुनिया की अनोखी और रोमांचक कहानियाँ। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका रियल दुनिया से कोई संबंध नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। असीम की बात सुनकर शीला जी बोले, शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारे तेवर तो बदलते जा रहे हैं बेटा। कल की आए उस पराई लड़की के लिए तुम अपनी माँ के सामने सवाल उठा रहे हो, उन्हें समझाने आए हो। असीम ने गहरी सांस ली और कहा, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि वह लड़की अनजाने घर में आई है, किस माहौल में आई है आपको नहीं पता है। उसके साथ हमें अपनापन रखना होगा, उसे समझाना होगा। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसका साथ देना होगा, उसे समझाना होगा कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात जो आज हुआ, तो उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने आपसे माफ़ी मांग ली और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपसे ये कहने आया हूँ कि आप उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए ताकि उसे इस घर में अपनापन महसूस हो, वरना वो सिमट कर रह जाएगी, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं उससे खुलकर जीते हुए देखना चाहता हूँ, उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। शीला जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बिना मुझसे पूछे शादी कर ली, एक अनजानी लड़की को घर में लेकर आ गए, हमने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे माँ बाप ने उसे भी स्वीकार कर लिया। अब हम लोग इतनी आसानी से सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें वक्त लगेगा। और हम उस लड़की के आचरण को भी देखना चाहते हैं कि क्या वो सच में हमारे परिवार के अनुसार है या नहीं है। असीम, वो इस परिवार के अकॉर्डिंग है या नहीं वो तो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन वह मेरी है और जिंदगी भर वो इसी घर में रहेगी और मेरे साथ रहेगी। इतना कहकर असीम अपनी जगह से खड़ा हो गया और सीधा ऊपर चला गया अपने कमरे के अंदर। शीला जी को गुस्सा आया और वह बोली, पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या खेल खेला है कि असीम जैसा लड़का भी उसके चक्कर में आ गया है, जो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। आज वह इस लड़की के लिए अपनी मां के खिलाफ भी बोल रहा है। शीला जी ने गहरी सांस ली और वह भी अपने कमरे के अंदर चली गई। असीम कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि श्रुति बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। असीम कमरे के अंदर आया, उसने दरवाजे को बंद कर दिया और बेड की तरफ चला गया। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था वैसे वैसे श्रुति घबरा रही थी। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया। असीम बेड पर लेट गया और प्यार से श्रुति को देखने लगा, जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। असीम आकर्षक तरीके से बोला, एक बात तो साबित हो गई है, तुम कभी एक्टिंग नहीं कर सकती, कितनी खराब एक्टिंग करती हो तुम। असीम की बात सुनकर श्रुति ने उसकी तरफ पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगी। असीम उसके पास आ गया और उसने श्रुति को अपनी बाहों में भर लिया। श्रुति का दिल जोरों से धड़क रहा था, वह असीम की बाहों में थी। असीम ने चादर लिया और उन दोनों को ढक लिया और उसके बालों की महक लेते हुए बोला, इतना खूबसूरत तरीके से मुस्कुराती हो तो अपने चेहरे को छुपाती क्यों हो, मेरे सामने देखकर मुस्कुराओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। असीम की बात सुनकर श्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत खूबसूरत एहसास हो रहे थे असीम की करीबी से। असीम उसके और करीब आया और उसके कान में बेहद आकर्षक तरीके से बोला, मेरी पीठ पीछे कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं। चुपचाप शांति से अपनी शादीशुदा जिंदगी को जियो और खुश रहना सीख लो। असीम की बात सुनकर श्रुति झेप गई और अपने मन में बोली, मुझे तो मेरे भाई और मम्मी से मिलना है, सोचा था असीम से पूछ लूंगी, लेकिन इन्हें देखकर लगता नहीं है कि यह मुझे हाँ कहेंगे। ऐसा करती हूँ, इन्हें बिना बताए चुपचाप चली जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी मम्मी और भाई से मिलकर। श्रुति ने प्लानिंग तो कर ली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह शेर से पंगा लेने जा रही थी। असीम उसे ऐसे ही पकड़कर लेटा रहा। कुछ देर बाद श्रुति को तो नींद आ गई। असीम ने महसूस किया कि श्रुति कोई हलचल नहीं दिखा रही थी। असीम ने उसको अपनी तरफ घुमाया तो देखा वह प्यारी सी लड़की सो चुकी थी। उसने श्रुति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को अपने सीने पर रख दिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद असीम को भी नींद आ गई। अगली सुबह असीम सुबह जल्दी ही अपनी कंपनी के लिए निकल गया था और कुछ देर बाद अमर जी भी चले गए थे। अब घर पर शीला जी और श्रुति ही थे। श्रुति अपनी माँ से किसी भी कीमत पर मिलना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वह आज अपने भाई और माँ से जरूर मिलेगी। असीम तो घर पर था नहीं, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी सास थी। श्रुति ने कुछ सोचा और अपनी सास की कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, तभी शीला जी ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। श्रुति उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और विनम्र तरीके से बोली, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शीला जी, कहो क्या बात करनी है। श्रुति, मम्मी जी, मुझे कुछ प्राइवेट चीजें खरीद कर लानी है जो मेरे पास अभी है, नहीं तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा सकती हूँ। शीला जी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, किसी सर्वेंट को भेज दो, वो लेकर आ जाएगा। श्रुति, मम्मी, उसको पता नहीं चलेगा क्या लाना है, कैसे लाना है और किस तरह का लाना है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं खुद जाकर ले आती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। शीला जी, ठीक है चली जाओ, लेकिन वक्त रहते वापस आ जाना, खास करके असीम के आने से पहले वापस आ जाना। श्रुति ने हाँ कह दिया और जल्दी से वहां से चली गई। श्रुति बहुत खुश थी, उसे बाहर जाने की परमिशन मिल गई थी।
अब वो अपनी माँ और भाई से मिल सकती थी। वो जल्दी से तैयार हो गई, उसने अपना फ़ोन और पर्स ले लिया और फटाफट बंगले से बाहर आ गई। वह कहीं जाने लगी तभी एक गार्ड ने उसे रोक लिया और कहा, छोटी ठकुराइन आइए, हम आपको ले जाते हैं। श्रीति ने हाँ कह दिया और कार के अंदर बैठ गई। उसकी कार वहां से बाहर निकल गई। श्रीति ने अपनी माँ को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वह उनसे मिलने आ रही है। आधे घंटे के सफ़र के बाद श्रीति की कार उसके घर के आगे जाकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर आई और उसने ड्राइवर को बाहर रुकने के लिए कह दिया। उसने अपने घर की डोर बेल बजाई तभी जल्दी से दरवाज़ा खुल गया और सामने उसकी माँ खड़ी थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए और एक दूसरे के गले लग गई। श्रीति और साधना रोने लगी और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। साधना ने श्रीति को खुद से अलग किया, उसके चेहरे को थामकर उसके माथे को चूम लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। कितनी बदल गई थी उसकी बेटी, कहाँ वह छोटी सी बच्ची थी और आज साड़ी पहनकर खड़ी थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और गहने पहने हुए थे। नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी उसकी प्यारी सी बच्ची। साधना श्रीति को लेकर अंदर कमरे में चली गई और उसे बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास में बैठ गया। साधना अपनी बच्ची को चूमने लगी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था अपनी बेटी को सही सलामत देखकर। दोनों प्यार भरी बातें कर रही थी और रो भी नहीं थी। तभी श्रीति का छोटा भाई यानी कि छोटू वहां पर आया और वह भी अपनी बहन के गले लग गया। वह बहुत खुश था अपनी बहन को देखकर। श्रीति बहुत भावुक हो गई थी और अपनी माँ और भाई से मिलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह तीनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। श्रीति ने एक बार भी अपने पिता के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने पापा के ऊपर, क्योंकि उनकी वजह से आज वो ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी। असीम अपनी मीटिंग खत्म करके वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था और उसके बगल में उसका पीए चल रहा था और वह बोला, सर वो दक्ष सिन्हा फिर से कोशिश कर रहा है हमसे टक्कर लेने की। सुना है कि जो अमेरिकन कंस्ट्रक्शन डील है उसे हासिल करने की कोशिश करेगा और अपनी कोई ना कोई घटिया चाल जरूर चलेगा। असीम के चेहरे पर कटाक्ष भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, करने दो उसे, जो करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मेहनत पर पानी फेरना मुझे बहुत अच्छे से आता है। असीम बात सुनकर उसके पीए के चेहरे पर मुस्कान आ गई। असीम अपने ऑफिस के अंदर आया और सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने गहरी सांस ली तभी उसके के सामने श्रीति का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। काफी देर हो गई थी असीम ने ना उससे बात की थी ना उसका चेहरा देखा था। असीम की इच्छा हो रही थी कि वह उससे मिले, उससे बात करें। वैसे भी लंच का टाइम हो गया था और असीम ने श्रीति से कहा भी था कि वह हमेशा उसके लिए लंच लेकर आएगी, लेकिन अभी तक श्रीति लंच लेकर आई नहीं थी। कुछ देर तक असीम ने उसका इंतजार किया। दोपहर के 1 बजे बज चुके थे तभी असीम का पीए उसके ऑफिस में आया और बोला, सर आपके लिए लंच आ गया है, आप कहे तो लगवा दूं। असीम हैरानी से बोला, लंच लेकर कौन आया है? पीए, सर लंच लेकर आपके घर से सर्वेंट आया है। असीम काफी हैरान रह गया। उसने श्रीति से कहा था कि वही हमेशा लंच लेकर आएगी, लेकिन आज वो क्यों नहीं आई थी। असीम को गुस्सा आ रहा था। उसने श्रीति से साफ साफ कहा था तो भी उसने असीम की बात नहीं मानी और उसके लिए लंच लेकर नहीं आई। असीम ने पीए से खाने के लिए मना कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया है। पीए वहां से चला गया। असीम गुस्से में जल रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और श्रीति को याद करते हुए बोला, ये लड़की ऐसी क्यों है? जब भी मैं इससे अच्छे से बात करता हूँ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे अपनी मनमानी ही करनी होती है। कहा था कि लंच लेकर वह आएगी लेकिन वह नहीं आई। पता नहीं खुद को क्या समझती है ये लड़की। असीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और श्रीति को फ़ोन लगा दिया। श्रीति अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ उसे खाना खिला रही थी और उसका छोटा भाई उसके पास में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी श्रीति का फ़ोन बजने लगा। उसने जब अपने फ़ोन को देखा तो वह डरने लगी। उसकी फ़ोन की स्क्रीन पर असीम का नाम शो हो रहा था। श्रीति का दिल धड़कने लगा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह असीम का फ़ोन उठा सके। वो उसे बिना बताए यहाँ पर आई थी, उसने किसी से कहा भी नहीं था। श्रीति का फ़ोन बार बार बज रहा था। साधना जी उसे देखकर बोली, उठा लो ना, किसका फ़ोन है, कब से बज रहा है, कोई ज़रूरी काम होगा। श्रीति ने असीम का कॉल कट कर दिया और बोली, कोई अर्जेंट कॉल नहीं है, आप मुझसे बातें कीजिए ना। साधना जी ने हाँ कह दिया और उसको खाना खिलाने लगी और उससे बातें करने लगी। श्रीति के आगे असीम का खतरनाक चेहरा घूम रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वह झूठ बोलकर जो आई थी, अगर असीम को पता चल गया कि वह अपने माँ और भाई से मिलने आए हैं तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने वाला था। कॉल कट होने पर असीम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने फ़ोन से श्रीति के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की। उसे शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, श्रीति उससे कुछ तो छुपा रही है। असीम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। तभी उसे पता चला कि श्रीति वहां पर गई है जहां पर जाने के लिए असीम ने उसे मना किया था, यानी कि वो अपने मायके गई हुई थी। असीम को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने फ़ोन को कसकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई कदम मत उठाना, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। श्रीति को अब काफ़ी डर लगने लगा था क्योंकि अब असीम का कॉल नहीं आ रहा था।
उसे डर था कि कहीं असीम को सब कुछ पता न चल जाए और वो श्रीति के ऊपर गुस्सा न करें। श्रीति के परेशान चेहरे को देखकर साधना जी बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? मतलब वो लोग अच्छे तो है ना? श्रीति अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मम्मी वो सब अच्छे हैं, मैं वहाँ खुश हूँ, बस अभी उनके साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। साधना जी, चलो अच्छा है, और ये बता कि तेरे पति कैसे हैं, मतलब उनका स्वभाव तो तेरे प्रति ठीक है ना? श्रीति असीम का जिक्र होते ही डरने लगी। पता नहीं जब वो घर जाएगी तब क्या होगा, क्योंकि उसने असीम का कॉल कट किया था। श्रीति को कहीं गुम देखकर साधना जी बोली, क्या हुआ श्रीति, तू बार बार कहाँ खो जाती है? श्रीति हड़बड़ा गई और बोली, अरे मम्मी सब कुछ ठीक है और मेरे पति भी अच्छे स्वभाव के हैं और उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है। साधना जी ने छोटू को कमरे से बाहर भेज दिया और सीरियस होकर बोली, देख श्रीति, मानती हूँ मुझे पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ और मुझे तेरे भविष्य की चिंता है, तो तुझसे कुछ पूछने जा रही हूँ, उसका सही सही जवाब देना। श्रीति, हाँ माँ पूछिए ना, आपको पूरा हक है। साधना जी ने गहरी सांस ली और बोली, श्रीति तेरे और असीम जी के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता है क्या? मतलब क्या तुम दोनों एक साथ? साधना जी की बात सुनकर श्रीति ने अपनी नजरें हटा ली तो साधना जी बोली, मेरे सामने देख और सच बता मुझे। श्रीति ने उनकी तरफ देखा और बोली, अभी तक हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, उनकी तरफ से छूट है। साधना जी परेशान होकर बोली, तू पागल है क्या श्रीति? ये किस तरह की छूट हुई? तुम दोनों ने शादी की है और जहां तक मुझे लगता है असीम जी अच्छे इंसान हैं, तो अब तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीति, मम्मी प्लीज ये सब बातें मत करिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। साधना जी, देखा बेटा, अपने रिश्ते पर ध्यान दे और उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर, बाकी तुम समझदार हो ही। तू बैठ, मैं तेरे लिए हलवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर साधना जी कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही श्रीति ने चैन की सांस ली और अपने फोन को चेक किया तो असीम के कई मिस्ड कॉल थे और एक मैसेज था जिसे पढ़कर श्रीति के पसीने छूट गए। मैसेज में लिखा था कि, लड़की, धोखा दिया है तुमने मुझे, जिसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ तुम। श्रीति को बहुत डर लग रहा था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो असीम का सामना कर सके। पता नहीं आज असीम उसके साथ क्या करने वाला है। उसने वापस से असीम को कॉल लगा दिया और एक रिंग में ही असीम ने उसका कॉल अटेंड कर लिया। श्रीति कांप रही थी, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस असीम से कुछ कहे, उसे बहुत डर लग रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे, सामने से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। श्रीति ने हिम्मत की, उसने गहरी सांस ली और डरते हुए बोली, सुनिए। श्रीति ने इतना ही कहा था तभी सामने से असीम अपनी गुस्से वाली आवाज में बोला, सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है, चुपचाप बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। ये सुनकर तो श्रीति के होश उड़ गए, उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लिया। असीम जो कह रहा था वह बहुत खतरनाक था, वह उसको लेने के लिए यहाँ तक पहुँच गया था, अब न जाने उसका क्या होगा। श्रीति ने झट से कॉल कट कर दिया और बाथरूम में घुस गई। वो काफी हड़बड़ा रही थी और गलती से वो दीवार से टकरा, जिस वजह से उसका हाथ जोर से दीवार से भीड़ गया। श्रीति को बहुत दर्द हुआ, वह दर्द से कराह उठी। उसने देखा कि जो उसने सोने का कंगन अपने हाथ में पहना हुआ था उसका स्क्रू उसके हाथ में घुस गया था, जिस वजह से वहां से खून आ रहा था। श्रीति को इस वक्त अपनी चोट की फिक्र नहीं थी, उसने कंगन के स्क्रू को थोड़ा ढीला किया और अपने हाथ की चोट को देखने लगी तो काफी खून बह रहा था। श्रीति ने जल्दी से उस कंगन को खोलकर एक तरफ रख दिया और अपने हाथ को धोने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसका खून असीम देखें और फिर से श्रीति के ऊपर और गुस्सा करें। उसने अपना हाथ धो लिया, वह बहुत घबरा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डरते हुए वह फटाफट बाथरूम से बाहर आए और अपने कंगन को अंदर ही भूल गई थी। श्रीति कमरे में आई तभी साधना उसके लिए हलवा लेकर आई तो उन्होंने देखा श्रीति डरी हुई खड़ी थी। साधना परेशान हो गई और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तू इतनी घबरा क्यों नहीं है, इतना पसीना क्यों आ रहा है, तू ठीक तो है ना? श्रीति ने कुछ नहीं कहा, वह इधर उधर देख रही थी, उसे असीम की धमकी बार बार याद आ रही थी। श्रीति कुछ बोलती इससे पहले उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया। श्रीति डर गई है, उसे पता था कि बाहर कौन खड़ा है। साधना जी ने उसे रुकने के लिए कहा और वह दरवाजा खोलने चली गई। श्रीति को बहुत डर लग रहा था, उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और सिमट कर खड़ी हो गई। साधना जी ने घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा सामने 3-4 गार्ड खड़े थे, काले कपड़े पहनकर और बहुत खतरनाक दिख रहे थे। साधना जी उन्हें देखकर थोड़ा डर गई थी, इतने खतरनाक आदमी उन्होंने पहली बार देखे थे, वह भी उनके घर में। साधना जी उनसे कुछ कहती इससे पहले वह चारों गार्ड एक तरफ हो गए। तभी साधना जी को सामने असीम खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो बेहद रौब और शान से खड़ा था, जिसने काले रंग के चश्मे पहने हुए थे और 3-पीस सूट में खड़ा हुआ एक राजा की तरह दिख रहा था। उसे देखकर साधना जी हैरान हुई और बोली, आप यहाँ पर? असीम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि गलती उसकी बीवी की है। असीम अपनी दमदार आवाज में बिना किसी भाव से बोला, श्रीति कहाँ है? साधना जी, श्रीति तो अंदर है, आप आइए ना अंदर।
असीम, श्रीति को बुलाए। साधना देख सकती थी कि असीम गुस्से में है, इसलिए साधना जी ने और ज़्यादा बहस नहीं की और सीधा श्रीति को बुलाने चली गई। वो कमरे की तरफ आए तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। साधना जी दरवाजे को खटखटाने लगे लेकिन श्रीति ने दरवाजा नहीं खोला। साधना जी परेशान हो गए, उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं असीम को गुस्सा ना आ जाए और पता नहीं श्रीति भी क्या कर रही थी कमरे के अंदर। साधना की बार बार दरवाजा खटखटा रही थी और बाहर असीम गुस्से में जल रहा था। उसे किसी भी तरह श्रीति से मिलना था लेकिन वह उसके सामने भी नहीं आ रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद भी श्रीति ने दरवाजा नहीं खोला तो साधना जी परेशान होकर वापस असीम के पास चले गई और घबराते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ है लेकिन श्रीति कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है और उसकी कोई आवाज भी नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया ना। साधना जी की बात सुनकर असीम भी परेशान हो गया। उसकी श्रीति खतरे में है, ये सोचकर ही असीम का दिमाग खराब हो रहा था। वो तेजी से घर के अंदर आया और सीधा उस कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। वो घबरा रहा था, उसे श्रीति की चिंता हो रही थी। वही असीम की आवाज़ सुनकर श्रीति चौंक गई। उसे डर लग रहा था लेकिन उसने देखा कि असीम की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी तो श्रीति ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, असीम तेजी से अंदर आया। उसने कसकर श्रीति को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। असीम की आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वह बहुत बेचैन हो गया था। उसने श्रीति को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, उससे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहता था। असीम की बाहों में आकर श्रीति को भी बहुत सुकून मिल रहा था। उसने भी असीम को कसकर पकड़ लिया। असीम ने श्रीति को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थामकर बेचैनी से बोला, क्या हुआ था तुम्हें? तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? श्रीति, एक मिनट, इतने सारे सवाल एक साथ मत पूछिए। मैं एक एक करके हर सवाल के जवाब देती हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं घबरा गई थी इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। साधना जी भी कमरे के अंदर आए। असीम श्रीति पर चिल्लाने ही वाला था लेकिन तभी उसने साधना जी को देख लिया और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और श्रीति का हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। श्रीति घबराने लगी, उसने असीम के चेहरे पर गुस्सा देख लिया था और वो बोली, मुझे नहीं जाना। असीम को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, जितना कहूँ उतना करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। अब श्रीति कुछ नहीं बोल सकती थी। असीम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। श्रीति ने मायूसी से अपनी मां की तरफ देखा तो साधना जी ने उसे पलके झपकाकर वहां से जाने के लिए कह दिया। असीम श्रीति को लेकर बाहर आया और उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठा दिया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ी तेजी से वहां से चली गई। श्रीति डर के मारे एक तरफ बैठ गई थी और उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। असीम ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अपनी गुस्सैल निगाहों से उसे घूर रहा था। श्रीति का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि असीम उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने वाला है। असीम गुस्से से श्रीति को घूर रहा था और श्रीति नज़र झुकाकर बैठी हुई थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ठाकुर विला पहुंच गए। असीम उसको लेकर गाड़ी से बाहर निकला और सीधा उसे अंदर ले गया। हॉल में इस वक्त कोई भी नहीं था और वह श्रीति को सीधा ऊपर अपने कमरे के अंदर ले गया। कमरे के अंदर आते हैं उसने श्रीति का हाथ छोड़ दिया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और जैसे ही श्रीति की तरफ मुड़ा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा तभी श्रीति डर गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए असीम जी, मुझे आपका कॉल अटेंड कर लेना चाहिए था पर मैं डर गई थी। असीम ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को दबाते हुए बोला, झूठ बोल कर गई थी ना तुमने माँ से भी झूठ बोला है, मैं सही कह रहा हूँ ना? श्रीति इधर उधर नजरें चुराने लगी। असीम ने उसके चेहरे को पढ़कर उसकी ठोड़ी को दबाते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर बात करो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने माँ से झूठ बोला ना कि तुम बाजार जा रही हो, लेकिन इसकी जगह तुम पहुंच गई अपने मायके। श्रीति कुछ नहीं बोल रही थी तो असीम जोर से चिल्लाया। वो डर गई और उसने हाँ में सर हिला दिया। असीम को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह श्रीति पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह थी कि वह उससे इतना प्यार करता है कि वह उसको दुखी नहीं देख सकता, लेकिन उसने जो हरकत की है वह माफ़ करने लायक नहीं थी। असीम ने श्रीति का हाथ पकड़कर उसे बेड पर धक्का मार दिया। श्रीति बेड पर गिर गई और डरने लगी। वो डर के मारे पीछे हटने लगी। असीम ने अपना कोट खोला और उसे जमीन पर फेंक दिया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी सांस फूल रही थी क्योंकि उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो रहा था। असीम उसके पास आया, उसने श्रीति का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचा और उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़कर गुस्से से बोला, मुझे बताकर जा सकती थी ना, मैं मना नहीं करता। असीम की बात सुनकर श्रीति हैरान रह गई और वो असीम को देखने लगी। तभी असीम जोर से बोला, इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, मैं कोई जानवर नहीं हूं जो तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाने देता। तुमने नहीं पूछा और चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलकर क्यों गई? श्रीति शकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। मैंने कल भी मम्मी जी से परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि पहले जिम्मेदार बहू बनो, उसके बाद अपने मायके जाना।
मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई इच्छा होती है। आप तो अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हो, लेकिन मैं तो यहाँ अकेली पड़ गई हूँ ना। एक आप ही तो यहाँ पर जिसके साथ मैं अच्छा महसूस करती हूँ, बाकी मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आप भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। असीम, जो किया है ना वो गुस्से के लायक ही है। श्रीति ने अपनी नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, जो आपको मुझे सजा देनी है दे दीजिए, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी किसी से। इतना कहकर श्रीति खामोश हो गई। उसकी आंखों से पानी बहने लगा, जिसकी बूंदें असीम के हाथ पर पड़ी तो वो तिलमिला उठा। उसने श्रीति की ठोड़ी को छोड़ दिया और उससे दूर जाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। असीम बहुत गुस्से में था और उससे श्रीति के आंसू भी देखे नहीं जा रहे थे। श्रीति ने अपनी नज़रें उठाकर असीम की तरफ देखा। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी जगह से खड़ी हो गई और असीम के ठीक पीछे खड़ी होकर बोली, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से आप परेशान हो गए हैं। मुझे कहीं दूर भेज दीजिए जहाँ से मैं कभी आपको परेशान न कर सकूं। श्रीति की ये बात सुनकर असीम ने अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से से श्रीति की बाजुओं को पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से उसे ले जाकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। उसने श्रीति के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और बेरहमी से उसके होठों पर टूट पड़ा। श्रीति तड़प रही थी, वो अपने पैरों को हिला रही थी, लेकिन असीम अपने होश खो बैठा था और श्रीति के होठों को चूम और काट रहा था। असीम श्रीति के होठों को चूमे जा रहा था, वो काफी बेरहमी से चूम रहा था। श्रीति चुपचाप उसके गुस्से को झेल रही थी। अचानक से असीम को महसूस हुआ कि श्रीति भी उसका साथ दे रही थी, यानी कि श्रीति भी असीम के होठों को चूम रही थी। असीम रुक गया और वह श्रीति को देखने लगा, जिसकी आंखें रोक रोकर लाल हो चुकी थी और आंसू बहे जा रहे थे। असीम को उसके ऊपर बहुत प्यार आया। उसने श्रीति को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसे लेकर बेड पर आराम से लेट गया। अब असीम बेड पर लेटा हुआ था और श्रीति उसके ऊपर लेटी हुई थी। वो अभी भी रो रही थी। उसने अपना मुंह असीम के गले में घुसाया हुआ था। असीम आंखें बंद कर लेटा हुआ था। उसने श्रीति को कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी पीठ को सहला रहा था। उसने श्रीति के माथे को चूमा और प्यार से बोला, आज फिर से मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया और आज तो मैंने अपनी सारी हद पार कर दी। तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठा, जिसे करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। बुरी तुम नहीं, बुरा तो मैं हूं। असीम ने इतना ही कहा था, तभी श्रीति ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी रोनी सूरत लिए बोली, मेरी गलती है, मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था। आप मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। बिना मम्मी जी से भी झूठ बोला, ये भी मेरी गलती है। एक बार मैं उन्हें बता देती और थोड़ा मनोहार करती तो वह मान जाती, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई, जो कि मेरी गलती थी। आप अपने आप को बुरा मत कहिए। असीम और श्रीति एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। असीम ने वापस उसको अपने सीने से लगा लिया और बेचैनी से बोला, श्रीति तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मैं नहीं रह पाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। सब कुछ तबाह करने की इच्छा होती है। तुम दूर जाती हो तो ऐसा लगता है जिंदगी दूर चली गई है। तुम सोचती होगी कि मैं तुम्हें लंच लेकर क्यों बुलाता हूँ। मैं तुमसे काम नहीं करवाना चाहता, जितना हो सके तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। असीम की बात श्रीति के दिल को छू रही थी। उसने असीम को और कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मैं वादा करती हूँ आपसे दूर नहीं जाऊंगी और हमेशा मैं ही आपके लिए लंच लेकर आऊंगी। असीम के चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था। उसने श्रीति को अपने बगल में लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने श्रीति के होठों को देखा जो बहुत लाल होकर सूज गए थे। असीम ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी तो श्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल धड़क रहा था। असीम अपनी उंगलियों से श्रीति के होठों को सहला रहा था। श्रीति को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने असीम के शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा हुआ था। असीम उसके चेहरे के पास आया। उसने बहुत हौले से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और श्रीति ने और कसकर असीम की कॉलर को पकड़ लिया। असीम बहुत कोमलता के साथ उसके होठों को चूम रहा था। दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। श्रीति भी असीम को चूम रही थी। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे और काफी एक्साइटेड हो गए थे। श्रीति के हाथ असीम के शर्ट पर थे। वो असीम के शर्ट को खोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर असीम बेहद नशे में आ गया। उसने एक झटके में अपने शर्ट को खोल दिया। असीम के सीने को देखकर श्रीति ने आह भरी तो उसे इस तरह से देखकर असीम ने भी आह भरी। श्रीति बेताब हो रही थी असीम के करीब जाने के लिए और असीम उसे हद से ज्यादा नशे से देख रहा था। वो उसके करीब आया और ज्यादा करीब आने लगा। श्रीति की सांसें तेज हो रही थी। असीम ने एक बार फिर से श्रीति के होंठों पर अपने होंठ रख दिया है और दोनों फिर से एक दूसरे को चूमने लगे। श्रीति के हाथ असीम की पीठ पर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। असीम फिर से उससे दूर हो गया। ये देखकर श्रीति बेचैन हो गई और अपनी नशीली निगाहों से असीम को देख रही थी। असीम थोड़ा खड़ा हुआ। उसने श्रीति के पल्ले को झट से हटा दिया। श्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। असीम उसके पास आया और उसके सीने को चूमने लगा। वो बहुत तेज से सांसें ले रही थी। उसकी सिसकियां भी निकल रही थी। उसका हाथ असीम के बालों में चल रहा था और असीम श्रीति के ब्लाउज को उसके सीने को चूम रहा था। धीरे धीरे वह नीचे जाने लगा और अब उसके होंठ श्रीति के पेट पर चल रहे थे। घबराहट से श्रीति का पेट ऊपर नीचे हो रहा था। असीम और नीचे जाने लगा, उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा। श्रीति मदहोश हो चुकी थी। वो असीम की छुअन को महसूस कर रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था।
श्रीति की साड़ी ऊपर होती जा रही थी और उसकी साड़ी घुटनों तक पहुंच गई थी। असीम उसके पैरों को चूमता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और आगे बढ़ता, तभी अचानक से श्रीति घबरा गई और असीम को खुद से दूर करके बेड के एक तरफ जाकर बैठ गई। श्रीति को ऐसा करता देख असीम हैरान रह गया। दोनों ही तेज तेज सांस ले रहे थे। असीम ने देखा कि श्रीति सिमट कर बैठी थी और उसने अपनी नज़र झुकाए हुई थी। असीम उसके पास आया, उसने श्रीति के हाथ को पकड़ना चाहा तो श्रीति ने अपना हाथ पीछे ले लिया। ये देखकर असीम और परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं रुक गया हूँ, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह से घबराने की क्या ज़रूरत है? श्रीति के गाल लाल हो गए थे और वह बोली, पसंद नापसंद की बात नहीं है, दरअसल आप अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो गई है। असीम सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा और बोला, क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हें और मैं क्यों नहीं कर सकता? श्रीति को बोलने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वह जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और असीम से नज़रें चुराने लगी। असीम भी खड़ा हो गया और उसके पास आया। उसने श्रीति को अपनी तरफ घुमाया, उसके चेहरे को थाम कर बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तबीयत ठीक नहीं है? श्रीति, देखिए अभी आपको 3-4 दिन मुझसे दूर रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे पीरियड आ गए हैं। श्रीति की बात सुनकर असीम ने चैन की सांस ली और बोला, बस इतनी सी बात और तुम इतना घबरा रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। असीम ने देखा कि श्रीति उससे नजरें चुरा रही थी, अभी भी शर्मा रही थी। असीम ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और प्यार से बोला, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आओ मेरे साथ। श्रीति हैरानी से असीम के चेहरे को देख रही थी, तभी असीम उसका हाथ पकड़कर उसे अलमारी के पास ले आया। उसने अलमारी खोली और निशानी के लिए सैनिटरी नैपकिन का पैकेट निकाला। ये देखकर निशानी दंग रह गई, उसे बहुत शर्म आने लगी, वह अपनी नज़र इधर उधर चुराने लगी। तभी असीम उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले आया। उसने बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। श्रीति हैरानी से उसे देख रही थी और असीम सैनिटरी नैपकिन के पैकेट को खोलने लगा। तभी श्रीति ने उसके हाथ से वह पैकेट ले लिया और उसे छुपाते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। असीम, क्यों, इसमें क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक है तुम्हारे ऊपर, और मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। श्रीति, मैं कर लूँगी, आप बाहर जाइए, मैं पहली बार नहीं हुई हूँ जो आप मेरी मदद कर रहे हैं। असीम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर असीम ने श्रीति के माथे पर हाथ रखा और उसे देखते हुए बाथरूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही श्रीति ने बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और चैन की सांस ली। सच में कितना अजीब है उसका पति। असीम बाहर श्रीति का इंतजार कर रहा था और कमरे में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ी जहां पर उसे लाल निशान दिखाई दिए। असीम समझ गया था कि यह सब क्या था। उसने तुरंत बेडशीट को निकाल और एक तरफ रख दिया। वह नहीं चाहता था कि श्रीति यह सब देखकर उदास हो जाए और उसे शर्मिंदगी महसूस हो। हालांकि यह शर्मिंदगी वाली कोई बात थी ही नहीं, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ थी और काफ़ी गर्व की बात थी। श्रीति वापस आई तब तक असीम में दूसरी बेडशीट बिछा दी थी। श्रीति के आते ही असीम उसके पास आया। उसने श्रीति का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, तुम्हें कैसा फील हो रहा है श्रीति? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? श्रीति, आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछिए, मुझे शर्म आती है। असीम उसके पास में बैठ गया और बोला, जमाना इतने आगे बढ़ गया है लेकिन लोगों की सोच अभी तक वही की वहीं पर अटकी हुई है। शर्माने वाली बात क्या है? मुझे तुम ये बताओ, यह नेचुरल है, हर लड़की के साथ होता है और होना जरूरी भी तो है, और मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई अनजान नहीं हूँ जिसे बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। चलो अब बताओ, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? श्रीति, आज पहला दिन है तो आज दर्द नहीं होगा, लेकिन कल जरूर होगा और फिर तीसरे दिन कम हो जाएगा। असीम, ठीक है तो ऐसा करो, अभी हम डिनर करते हैं, उसके बाद तुम सो जाना और कल पूरे दिन तुम आराम करोगी, कोई काम नहीं करोगी। श्रीति ने हाँ कह दिया। असीम श्रीति को अपने साथ नीचे ले जाने लगा। तभी श्रीति रुक गई और बोली, मैं नीचे नहीं जा सकती। असीम, ऐसा क्यों? श्रीति, मुझे आपके घर के रूल्स नहीं पता है कि जब पीरियड में होते तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं अपने मायके में होती थी तो मम्मी मुझे पूजा घर में नहीं जाने देती थी, बाकी सब जगह में जा सकती थी। अब आपके घर में क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता और मैं फालतू में डांट नहीं खाना चाहती। असीम, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, मैं हूं ना। असीम ने श्रीति का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। उसने श्रीति की एक नहीं सुनी और उसने नीचे हॉल में ले आया। अभी वहां पर कोई नहीं था। असीम श्रीति को लेकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन वो बैठ नहीं रही थी। तभी असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास में बिठा लिया। श्रीति काफी असहज महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद हॉल में शीला जी और अमर जी आए। उन दोनों के आते ही श्रीति झट से अपनी जगह से खड़ी हो गई। असीम ने उसे घूरा लेकिन वह मानी नहीं और चुपचाप खड़ी हो गई। शीला जी हॉल में आए और बोली, चलो सब लोग डिनर करते हैं। अमर जी और शीला जी डाइनिंग एरिया में चले गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। श्रीति अभी भी वही खड़ी थी। उसे जाना नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे किन चीज़ों को छूना है और किन को नहीं, लेकिन असीम कहाँ मानने वाला था। वह उसे जबरदस्ती डाइनिंग एरिया में ले आया और उसे अपने पास चेयर पर बिठा दिया। सर्वेंट्स डिनर सर्व कर रहे थे। सभी ने डिनर शुरू कर दिया। डिनर हो जाने के बाद शीला जी बोली,
जाओ श्रीति, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ, फ्रिज में रखी हुई हैं। शीला जी की बात सुनकर श्रीति परेशान होकर असीम के सामने देखने लगी तो असीम ने कहा, जाओ लेकर आओ। श्रीति चुपचाप खड़ी हो गई और किचन की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो शीला जी से पूछे बिना किचन में कैसे जा सकती हैं। श्रीति धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी तो शीला जी बोली, इतना धीमे चलोगी तो कल तक पहुंच जाओगी, लेकिन सबको आइसक्रीम अभी खानी है। श्रीति झेप गई और अब वो सीधा शीला जी के पास आई और उसने उनके कान में सब कुछ कह दिया कि वो पीरियड में है तो क्या वो किचन में जा सकती हैं। ये सुनकर शीला जी ने उसकी तरफ देखा और उसे एक तरफ आने के लिए कह दिया। वो दोनों एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। शीला जी उसे देखते हुए बोली, ये कब हुआ? श्रीति, अभी थोड़ी देर पहले। शीला जी, पेट में दर्द तो नहीं है ना? श्रीति, अभी तो नहीं हो रहा है। शीला जी, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इस घर के तौर तरीके बताती हूँ। पीरियड में हो तो तुम कहीं भी आ जा सकती हो, हमारे यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं है, और घर से नहीं जा सकती जब तक 3 दिन ना गुजर जाएं, ठीक है? श्रीति ने हाँ कह दिया और मुस्कुराती हुई शीला जी को देखने लगी तो शीला जी सख्ती से बोली, अब मेरा मुंह ही देखोगी या आइसक्रीम भी लाओगी? श्रीति तेजी से किचन के अंदर चली गई और शीला जी वापस डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ गई। असीम जानना चाहता था कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी। कुछ ही देर में श्रीति सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई और उसने सबसे पहले अमर जी को दी और फिर शीला जी को दे दी। श्रीति असीम के पास आई और उसे भी आइसक्रीम देने लगी तो असीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मजबूती से दबाने लगा। श्रीति अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं था। असीम नशे से श्रीति के चेहरे को देख रहा था। तभी शीला जी आइसक्रीम खाते हुए बोली, आइसक्रीम पिघल जाएं, इससे पहले खा लेनी चाहिए। शीला जी के इतना कहते ही असीम ने श्रीति का हाथ छोड़ दिया और अपनी आइसक्रीम खाने लगा। श्रीति के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे और वो भी चुपचाप असीम के बगल में बैठ गई। आइसक्रीम खाने के बाद श्रीति सबको गुड नाइट बोलकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। असीम उसे जाते ही जुनून से देख रहा था पर वो अभी नहीं जा सकता था क्योंकि अभी उसे अपने पापा से कुछ ज़रूरी डिस्कशन करना था। अमर जी और असीम स्टडी रूम में चले गए जहां अमर जी ने एक फाइल ली और कहा, बेटा वैसे मुझे तुम्हें कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आज कहता हूं कि ये अमेरिकन कंस्ट्रक्शन डील ठाकुर कंस्ट्रक्शन को ही मिलनी चाहिए। असीम, डोंट वरी पापा, आप ये समझ लीजिए कि ये डील हमारी हो चुकी है। वो कंपनी खुद हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है जबकि लास्ट ईयर मैंने उनके साथ डील करने से मना कर दिया था। अमर जी, तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं तुम्हारे बाप को। कल ही हमारी मीटिंग है तो तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो और कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इतना कहकर अमर जी उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चले गए। असीम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा। श्रीति ने टी शर्ट और पायजामा पहन लिया था ताकि वो आराम से सो सके। वो काफ़ी देर से असीम का इंतज़ार कर रही थी पर वो अभी तक आया नहीं था। श्रीति उसके बिना रह भी नहीं पा रही थी, उसे असीम के गले लगकर सोना था। श्रीति ने टाइम देखा तो रात के 11:30 बजे थे लेकिन असीम अभी तक कमरे में नहीं आया था। श्रीति बेचैन हो रही थी तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। श्रीति ने अपना फ़ोन चेक किया तो असीम का मैसेज था कि तुम सो जाना, मुझे आने में देरी हो सकती है और अब टहलना बंद कर दो और बेड पर लेट जाओ, ढेर सारा पानी पीना, ओके। इस मैसेज को पढ़कर श्रीति के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। असीम उसे कितना समझता है, उसका ख्याल रखता है और एक श्रीति है जो उससे दूरी बनाकर रखती है। श्रीति को अब तो असीम से मिलना ही था, वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। श्रीति छुपते छुपाते कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगी। वो लॉबी में चल रही थी, उसने नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसका मतलब असीम ऊपर वाले फ्लो में ही कहीं पर था। श्रीति शर्ट और पायजामा में बहुत क्यूट लग रही थी। वो लॉबी में आगे बढ़ रही थी और इधर उधर देख रही थी लेकिन उसे असीम कहीं भी नजर नहीं आया। श्रीति आगे बढ़ती जा रही थी और वह एक जगह पर जाकर खड़ी हो गया और वह परेशान हो रही थी, उसे असीम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके दाएं तरफ से एक हाथ बाहर आया और उस हाथ ने श्रीति के हाथ को पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। श्रीति तो डर गई, उसे लगा किसी भूत ने उसे पकड़ लिया क्योंकि कितने बड़े महल में पता नहीं कौन कहाँ पर रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता। श्रीति चिल्लाने वाली थी लेकिन तभी असीम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे आकर्षक तरीके से देखने लगा। अपने सामने असीम को देखकर श्रीति चौंक गई लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिस मंजिल को वो ढूंढ रही थी उस मंजिल ने खुद श्रीति को अपने पास बुला लिया था। असीम ने श्रीति के मुंह से अपना हाथ हटाया और बोला, तुमसे सोने के लिए कहा था ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? श्रीति, मैं तो बस इस घर को देख रही थी कि कौन सा कमरा कहाँ पर है। श्रीति की बात सुनकर असीम कातिल मुस्कान लिए बोला, ऐसा कहो न कि मुझे ढूंढने आए हो, शायद तुम्हें नींद नहीं आती मेरे बिना। श्रीति झेप गई और बोली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ रहते हुए तो मुझे सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, जब आप नहीं थे तो भी मैं सोती थी ना। असीम, हाँ वो तो ठीक है लेकिन इन 2 दिनों में तुम्हें मेरी आदत सी लग गई है और मैं तुमसे कहीं दूर जाऊंगा तो तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे। असीम ने इतना ही कहा था कि श्रीति ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और परेशान होकर बोली,
ऐसा मत कहिए, आप कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हमेशा यही रहेंगे मेरे पास। असीम सिटी के हाथ को चूम लिया और प्यार से बोला, से पूरा तुम कहोगी तो भी दूर नहीं जाऊंगा, और जहां जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो, जिनके बिना मैं रह नहीं सकता। असीम की बातों से श्रीति को शर्म आ गई, उसने अपनी नजरें झुका ली। असीम ने गौर से देखा, वह बहुत क्यूट लग रही थी। आज उसने टी शर्ट और पायजामा पहना हुआ था। असीम प्यार से श्रीति को देखते जा रहा था और वो शर्माती जा रही थी। असीम उसे ज्यादा असहज महसूस नहीं करवाना चाहता था क्योंकि अभी वो पीरियड में थी और काफी कमजोर भी दिख रही थी। असीम ने श्रीति का हाथ पकड़ा और उससे आगे ले गया जहां पर उसे चेयर पर बैठा दिया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, मैं अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा हूं, तब तक तुम यहाँ बैठो। श्रुति ने हाँ कह दिया और चुपचाप बैठी रही। असीम अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और उसके सामने वाली कुर्सी पर श्रुति बैठी हुई थी। उसकी नज़र बार बार असीम पर जा रही थी जो बेहद हैंडसम लग रहा था और बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। श्रुति बार बार उसकी तरफ देख रही थी और जैसे ही असीम उसके सामने देखता तो वो अपनी नज़रें झुका लेती और असीम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ जाती। तभी अचानक से श्रुति की नज़र अपने हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके एक हाथ से खानदानी सोने का कंगन गायब था। श्रुति हैरान रह गई, उसने अपना दूसरा हाथ देखा तो उसमें तो कंगन था लेकिन एक हाथ का कंगन गायब हो चुका था। श्रुति के होश उड़ गए, उसके पसीने छूटने लगे क्योंकि वो बहुत महंगा कंगन था और उसकी सास ने उसे खास इसका ख्याल रखने के लिए कहा था। श्रुति को बहुत डर लग रहा था, पता नहीं उसने वह कंगन कहाँ घुमा दिया था। वो घबरा रही थी। तभी असीम की नज़र उसके ऊपर पड़ी और वह बोला, क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? असीम की आवाज़ सुनकर श्रुति घबरा गई और बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असीम हैरान रह गया और बोला, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? यहाँ पर तो एस बड़ी ई ऑन है। श्रुति क्या हुआ है, कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? श्रुति अपनी जगह से खड़ी हो गई और घबराने लगी। उसे देखकर असीम भी परेशान हो गया और उसके करीब बढ़ने लगा तो वो उससे दूर हटने लगे। श्रुति की ऐसी हरकतें देखकर असीम को बहुत बुरा लग रहा था। असीम जैसे ही उसे पकड़ने लगा तभी श्रुति वहां से भाग गई और उस कमरे से बाहर निकल गई। असीम जोर से चिल्लाया लेकिन तब तक वो भाग चुकी थी। असीम उसके के पीछे पीछे भाग रहा था। श्रुति लॉबी में भाग रही थी और असीम उसे आवाज लगा रहा था लेकिन श्रुति ने उसकी एक नहीं सुनी और वह अपने कमरे के अंदर घुस गई। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। असीम दरवाजे को खटखटा रहा था, श्रुति को पुकार रहा था लेकिन श्रुति कोई जवाब नहीं दे रही थी। असीम को उसके लिए टेंशन हो रही थी, पता नहीं इस मासूम लड़की को क्या हुआ था जो कुछ देर पहले इतना मुस्कुरा रही थी और अब अचानक उसे क्या हो गया था। असीम दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो रहा था। श्रुति कमरे के अंदर जमीन पर सिमट कर बैठी हुई थी, उसे बहुत डर लग रहा था। उसने इतने महंगे कंगन अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखे थे, शायद उनकी कीमत लाखों में थी। अगर वह कंगन कभी वापस नहीं मिले तो वह लाखों रुपए कहाँ से लाएगी और कैसे चुकाएगी? श्रुति यही सब सोच रही थी और डर रही थी, पता नहीं उसने अपने कंगन कहाँ घुमा दिए थे। श्रुति रोए जा रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था अपनी सास से और असीम से। पता नहीं जब इन दोनों को पता चलेगा तो ये दोनों श्रुति के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और श्रुति इन दोनों को लाखों रुपए कहाँ से लाकर देगी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। बाहर खड़ा असीम बहुत परेशान हो रहा था। वो बार बार श्रुति को पुकार रहा था। वो उसकी आवाज़ सुन रही थी और रो रही थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो असीम के सामने जा सके। अब असीम से सहन नहीं हो रहा था। उसने जोर से धक्का मारकर कमरे के दरवाजे को खोल दिया। श्रुति उसे देखकर डर गई और उसने अपने घुटनों के बीच अपने चेहरे को छुपा लिया और रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर असीम घबरा गया। वह तेजी से उसके पास आया और जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने श्रुति के चेहरे को पकड़ा और अपने सामने किया और बोला, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो तुम? पीरियड में हो, इतना रोना और इस तरह से बैठना तुम्हारे लिए सही नहीं है। श्रुति बहुत रो रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। असीम उसे इस तरह से नहीं देख सकता था। असीम जमीन पर बैठ गया आराम से और उसने श्रुति को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने असीम की कमर से अपने पैर लपेट लिए। असीम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा ताकि श्रुति थोड़ी शांत हो जाए। श्रुति ने भी असीम को कसकर पकड़ लिया था और वह बहुत रो रही थी। काफी देर तक वैसे ही रोती रही और असीम उसकी पीठ को सहलाता रहा। कुछ देर बाद वो चुप हो गई। अब जाकर असीम ने चैन की सांस ले उसने श्रुति के माथे को चुम्मा, उसके चेहरे को अपने सामने करके बोला, क्या हुआ है तुम्हें और क्यों इतना डर रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बात कहनी है मुझे खुलकर बताओ। श्रुति घबराते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं कोई जॉब कर लूँगी और धीरे धीरे सारे पैसे चुका दूँगी। श्रुति की बात सुनकर असीम हैरान रह गया और बोला, कैसे पैसे? क्या बोल रही हो? क्लियर बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा।
श्रीति, मम्मी जी ने मुझे खानदानी कंगन दिए थे 2 जोड़ी, उनमें से एक कंगन खो गया है और मुझे नहीं पता वह कंगन कहाँ है। मम्मी जी ने मुझसे कहा था इस कंगन का खास ख्याल रखना क्योंकि यह बहुत महंगे और खानदानी है, लेकिन मैंने वह कंगन घुमा दिया और वह लाखों के कंगन थे जिनकी कीमत मैं नहीं चुका सकती। अब मेरे साथ क्या होगा? अब आप लोग मुझे क्या सजा दोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रीति की बात सुनकर असीम ने गहरी सांस ली, उसकी ठोड़ी को पकड़कर प्यार से बोला, बस इतनी सी बात थी और तुमने इस बेहुदा बात के लिए खुद को इतनी तकलीफ दी, इतनी रोई तुम, इतना परेशान हुई और मुझे भी परेशान किया। श्रुति गौर से असीम को देख रही थी। असीम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, लाखों करोड़ों के कंगन तो क्या, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी कई करोड़ों की, लाखों की चीजें कुर्बान कर दूं और उन कंगनों के लिए तुमने खुद को इतनी तकलीफ दी, ऐसे कई कंगन लाकर रख दूंगा मैं तुम्हारे सामने। श्रुति, लेकिन वो खानदानी कंगन थे जो मम्मी जी को बहुत पसंद है, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। असीम ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और कुछ सोचने लगा। असीम बोला, मुझे ये कंगन दो, इसके जैसा सेम कंगन मैं कल लेकर आऊंगा, उसे तुम पहन लेना ताकि माँ को ये लगेगा कि कंगन तुम्हारे पास में ही है। और रही बात उस असली कंगन की तो उसे मैं ढूंढ कर रहूंगा, तुम चिंता मत करो, बस मैं तुमसे जो जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? श्रुति ने हाँ कह दिया। असीम उसे ऐसे ही अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया और उसे लेकर पलंग पर बैठ गया। उसने श्रुति को पानी पिलाया और उसके आंसू को पोंछकर बोला, जब तुम घर से बाहर गई थी तब क्या तुम्हारे हाथ में कंगन थे? श्रुति, हाँ मैंने पहने हुए थे और गाड़ी में बैठी थी तब भी थे और जब अपने मायके के घर में उतरी थी तब भी वो कंगन थे। असीम, अच्छा तो तुम जब वहां से वापस आई, यानी कि जब मैं तुम्हें लेकर आया, तब क्या वह कंगन तुम्हारे हाथ में थे? श्रुति कुछ सोचने लगी और बोली, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि तब मैंने अपने हाथ पर ध्यान नहीं दिया था, तब से लेकर अब जाकर मैंने अपने हाथों को नोटिस किया, तब मुझे पता चला कि मेरे हाथ में से एक कंगन गायब है। असीम, इसका मतलब यही है कि कंगन तुम्हारे मायके में है या फिर कहीं गाड़ी में भी हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। असीम ने इतना ही कहा था तभी श्रुति खड़ी हो गई और कमरे से बाहर जाने लगे। तभी असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी गोद में खींचा और बोला, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? श्रुति, मैं गाड़ी में चेक करने जा रही हूँ, क्या पता कंगन वहीं पर हुआ तो, या और उसके बाद हम हमारे मायके जाएंगे और वहां जाकर चेक करेंगे कि कंगन वहां पर हुआ तो। असीम ने श्रुति के माथे पर एक चपत लगाई और बोला, बेवकूफ़ लड़की, रात के 12:30 बज रहे हैं, इस वक्त सब सो जाते हैं, सब लोग हम दोनों की तरह नहीं है, जो एक रो रहा है और दूसरा उसे समझा रहा है, कल सुबह सब कुछ होगा, अभी तुम शांति से सो जाओ। श्रुति, मुझे नींद नहीं आएगी आज। असीम, ऐसे कैसे नहीं आएगी, मैं हूं ना। इतना कहकर असीम श्रुति को लेकर बेड पर लेट गया। असीम बेड पर सो रहा था और श्रुति उसके ऊपर लेटी हुई थी। असीम उसकी पीठ को मसल रहा था और उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। श्रुति बेचैन हो रही थी और घबरा रही थी। असीम को सब कुछ समझ आ रहा था। उसने श्रुति को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आया। उसने श्रुति की आंखों में देखा और बोला, कह रहा हूं ना, कल तक सब ठीक हो जाएगा, बहुत छोटी बात है ये, बस तुम माँ के सामने अपनी जुबान मत खोलना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। श्रुति ने हाँ कह दिया और आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश करने लगी। तभी असीम ने उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। श्रुति को बहुत सुकून मिला। उसने असीम को कसकर पकड़ लिया जैसे वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। असीम ने भी श्रुति की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा। श्रुति की आंख के कोर से आंसू बह रहे थे और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। असीम उससे दूर हुआ तो श्रुति बेचैन हो गई। उसने असीम की कॉलर को पकड़ लिया और बोली, प्लीज छोड़कर मत जाइए ना, जब तक मुझे नींद नहीं आती, जब तक आप इसी तरह। इतना कहकर श्रुति चुप हो गई। असीम समझ रहा था। उसने फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे हौले से चूमने लगा। श्रुति को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उसे बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। वह दोनों यूं ही एक दूसरे को चूम रहे थे और यह खूबसूरत रात यूं ही बीत रही थी। रात के 1 बजे के आसपास श्रुति को नींद आ गई। तब जाकर असीम उससे दूर हुआ। उसने देखा कि ज्यादा चूमने की वजह से श्रुति के होठ लाल हो गए थे। असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने श्रुति के माथे को चूमा और उसे चादर ओढ़ाकर अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। असीम वापस अपने स्टडी रूम में आया। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा, कल सुबह 6 बजे घर आ जाना और सबसे पहले मेरे कमरे के दरवाजे को ठीक कर देना, उसके बाद। इतना कहकर उससे कुछ सीरियस बात करने लगा और कुछ देर बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और वापस अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करने लगा। कल उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो ठाकुर इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखती है। इसमें असीम को अपना बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा ताकि उस दक्ष सिन्हा के मुंह पर अच्छा खासा थप्पड़ पड़ सके। देर रात तक या यूं कहे सुबह के 5 बजे तक असीम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा रहा। बीच बीच में वो 2-3 बार श्रुति को देखने भी गया था। सुबह के 5:30 बजे असीम का काम पूरा हो गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी गर्दन को घुमाते हुए बोला, इस लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता। असीम स्टडी रूम से बाहर निकलकर सीधा अपने कमरे में आया तो उसने देखा श्रुति आराम से सो रही थी। उसे देखकर असीम ने चैन की सांस ली और बाथरूम में चला गया। असीम नहा धोकर तैयार हो गया और आईने में देखते हुए अपने
शर्ट के बटन बंद कर रहा था और फिर उसने कोट भी पहन लिया, अपने बालों को जेल से सेट कर लिया और पूरी तरह से तैयार होकर वह मुड़ा तो उसने देखा श्रीति अभी भी चैन से सो रही थी। असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वक्त देखा और फिर किसी को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर में वहां पर 2 आदमी आ गए और असीम ने कमरे के दरवाजे को हल्के से बंद कर दिया और वह आदमी बाहर खड़े होकर दरवाजे को सही करने लगे बिना आवाज किए, क्योंकि असीम ने उन्हें धमकी दी थी कि थोड़ी सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी बीवी सो रही थी। असीम श्रीति के पास जाकर बैठ गया और उसके माथे को सहलाने लगा। श्रीति गहरी नींद में सो रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों आदमियों ने दरवाजे को ठीक कर दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उसने दरवाजे को खटखटाया। असीम समझ गया। वह दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा खोला और उस आदमी के हाथ से एक बैग ले लिया और दरवाजे को वापस बंद कर दिया। असीम ने उस बैग को एक तरफ रख दिया और श्रीति को उठाने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो उठ गई और उसकी नज़रों के सामने असीम का हैंडसम सा चेहरा था, जिसे देखकर श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने असीम के चेहरे को प्यार से थाम लिया। यह एहसास असीम के लिए बहुत खूबसूरत था। वह आकर्षित हो गया था और प्यार से श्रीति को देख रहा था, लेकिन तभी श्रीति को होश आया कि वह ये सब क्या हरकतें कर रही थी। उसने असीम के चेहरे को छोड़ दिया और हड़बड़ाकर उठ गई। असीम भी उससे दूर हो गया और उसे प्यार से देखने लगा। उसने उस बैग को अपने हाथ में लिया और श्रीति को देते हुए कहा, लो, इसमें बिल्कुल वैसे ही कंगन है जो तुमने कल पहने हुए थे और यह भी उतने ही कीमत के हैं जितने की वह थे। ये पहन लो जब तक कि वो असली कंगन मैं लेकर नहीं आ जाता। श्रीति को कल वाला किस्सा याद आ गया और वह फिर से उदास हो गई। उसकी उदासी को देखकर असीम बोला, देखो, बार बार चेहरा उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए कि जब मैंने एक बार कह दिया है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बार बार सफाई देना मुझे पसंद नहीं है। ये तो तुम मेरे सामने हो तब मैं बार बार बोलता हूँ, वरना जो चीज़ मैं एक बार कह देता हूँ उसे ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं करता। श्रीति ने हाँ कह दिया और उस बाग में से कंगन निकालकर पहन लिए जो बिल्कुल पहले वाले कंगन की तरह ही दिख रहे थे। असीम ने के हाथों को देखा और कहा, तुम नहा लो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। श्रीति परेशान होकर बोली, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। असीम, वह मेरी माँ है, कोई शैतान नहीं है। जो तुम्हें उनसे डर लगता है वो दिल की बुरी नहीं है, उन्हें बस गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि वह मेरी माँ है। असीम की बातों से श्रीति को नाराजगी झलक रही थी, पर पता नहीं क्यों असीम उससे नाराज हो रहा था। श्रीति ने हाँ कह दिया और बाथरूम के अंदर चली गई। असीम ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें क्यों मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैंने तुमसे कल भी 2 बार कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। खैर, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर असीम कमरे से बाहर चला गया और सीधा हाल में आया। अभी सुबह के 6 बजे थे, इसलिए सब लोग सो रहे थे। असीम बिना नाश्ता किए गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। सुबह के 7 बजे विनोद के घर के आगे आलीशान और लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ गार्ड्स बाहर निकालकर खड़े हो गए। असीम भी गाड़ी से बाहर आया और उस घर को घूरने लगा। वह इस घर में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, लेकिन वह यहाँ पर सिर्फ श्रीति के लिए आया था। असीम ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने उसे घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद वह दरवाजा खुला और सामने विनोद खड़ा था। जैसे ही विनोद की नज़र असीम पर पड़ी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि अब असीम उसके घर पर क्यों आया है। अब तो विनोद ने अपनी बेटी भी उसे दे दी है, तो अब असीम उससे क्या वसूल करने आया है। विनोद को डरता हुआ देखकर असीम खतरनाक तरीके से बोला, क्या हुआ शर्मा, कोई कांड किया है क्या जो मेरी शक्ल देखकर तुम्हारे हाथ पैर इतनी बुरी तरह से हिल रहे हैं? असीम की बात सुनकर विनोद अपनी नज़रें चुराने लगा और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मिस्टर ठाकुर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपको यहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान रह गया था। आप जैसे महलों में रहने वाले इंसान हमारी छोटी सी कुटिया में क्या कर रहे हैं, मैं तो यही सोच रहा था। असीम अपनी चालाक और तेज निगाहों से विनोद को देख रहा था। उसे पता था कि यह इंसान लालच से भरा हुआ है और इसके घर में लाखों का कंगन पड़ा हुआ है, तो यह इतनी आसानी से कैसे रह सकता है। असीम अपनी कार से टिककर बड़ी स्टाइल में खड़ा हुआ था। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और उसे मसलते हुए बोला, चलो तुम्हें टाइम देता हूं, अगर कोई गड़बड़ की है तो पहले से मेरे सामने स्वीकार कर लो, वरना बाद में जो सजा दूंगा वह झेलने की तुम्हारी औकात नहीं है। असीम की बातें सुनकर विनोद डर गया और बोला, नहीं मिस्टर ठाकुर, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। मैं मानता हूं पहले मैंने लालच दिखाया और कुछ गलतियां की और उसके बाद अपनी बेटी के मामले में भी गलतियां की, लेकिन अब मैंने कुछ भी नहीं किया है। असीम, तुम्हारे ऊपर मुझे रत्ती भर का यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे घर के अंदर तलाशी लेना चाहता हूं। असीम के इतना कहते ही विनोद घबराने लगा और बोला, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। असीम, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत भी क्या है? बस मेरे आदमी तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और कुछ मिला तो ठीक है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। अब विनोद असीम से ज्यादा बहस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। असीम ने अपने सभी आदमियों को इशारा किया तो सारे आदमी घर के अंदर चले गए और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। अपने घर के अंदर आदमियों को देखकर साधना जी थोड़ा हैरान रह गई और वह अपने बेटे को लेकर एक तरफ खड़ी हो गई। विनोद भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया।
वह तीनों हॉल में सिमट कर खड़े हुए थे। असीम घर के अंदर आया और हॉल में सोफे पर एक राजा की तरह बैठ गया। उसके सारे आदमी घर की तलाशी ले रहे थे। असीम अपनी कुटिल निगाहों से कब से विनोद को घूर रहा था। उसे विनोद पर जरा सा भी यकीन नहीं था। उसकी वजह से कल श्रीति इतना ज्यादा रोई थी और परेशान भी हुई थी। वह कब से विनोद को घूर रहा था। कुछ देर बाद असीम का एक गार्ड उसके पास आया और उसे वो कंगन दिखाते हुए बोला, ये लीजिए ठाकुर साहब, ये कंगन हमें उस कमरे के बाथरूम से मिला है। उस कंगन को देखकर असीम की आंखें गहरी हो गई और वह गुस्से से बोला, शर्मा तुम्हारे घर में ये कंगन क्या कर रहा है। विनोद उस कंगन को देखते हुए बोला, मिस्टर ठाकुर सच में मुझे इस कंगन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो पहली बार इस कंगन को देख रहा हूँ। असीम अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने कंगन को अपने कोट की जेब में डाल दिया और जैसे ही कुछ बोलने लगा तभी उसे श्रीति की बात याद आई कि शायद वो कंगन को अपने मायके में भूल गई है। असीम शांत हो गया और विनोद को गुस्से से घूरते हुए वहां से चला गया और उसके आदमी भी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विनोद और साधना ने चैन की सांस। विनोद साधना की तरफ देखते हुए बोला कि मिस्टर ठाकुर कौन से कंगन लेने इस घर में आए थे और यह कंगन हमारे घर में कैसे आया। साधना, कल श्रीति आई थी और उसके हाथों में ये कंगन पहने हुए थे। शायद वो कंगन यहाँ पर भूल गई होगी। विनोद, तो ये लोग क्या एक दो कंगन भी भूल नहीं सकते जो लेने के लिए यहाँ पर आ गए। साधना जी, यह कोई नॉर्मल कंगन नहीं है। एक कंगन की कीमत पूरे 10 लाख है और दोनों कंगन मिलकर हुए 20 लाख। तो वह लोग कंगन कैसे भूल सकते हैं। और श्रीति बता रही थी कि यह उसके खानदानी कंगन है। शायद वह गलती से बाथरूम में भूल गई होगी। कंगनों की कीमत जानकर विनोद के दिमाग में लालच आने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये कंगन उसे पहले क्यों नहीं मिले। अगर उसे ही कंगन मिल गया होता तो वो उसे छुपा देता और असीम के हाथ कभी लगने देता। लेकिन विनोद के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने साधना से कहा, तुम्हारे पास श्रीति का नंबर है क्या। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। साधना जी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उससे बात करने की। वह आपसे बात नहीं करना चाहती है। आपने जो उसके साथ किया है वह काफ़ी है। अब उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। वह अपने ससुराल में उनके अनुसार ढलने की कोशिश कर रही है। विनोद नाराजगी से बोला, वह तुम्हारी अकेली की बेटी नहीं है, वह मेरी भी बेटी है। मैंने जन्म दिया है उसे। मेरी वजह से वह तुम्हारी पेट में आई थी। मुझे मेरी बेटी के नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। विनोद के जिद करने से साधना ने उसे श्रीति का नंबर दे दिया। विनोद एक तरफ चला गया और उसने श्रीति को फ़ोन लगा दिया। श्रीति, जो कि नहा धोकर बाथरूम से बाहर आई थी, उसने साड़ी पर पहन ली थी और वह आईने में अपने बाल संवार रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो अनजान नंबर को देखकर वह पहचान गई थी। यह नंबर उसके पापा के ही है। उसने फ़ोन नहीं उठाया। विनोद दोबारा कॉल करने लगा। श्रीति ने तब भी कॉल नहीं उठाया। विनोद उसे बार बार कॉल कर रहा था। श्रीति का दिल पिघल गया और उसने फ़ोन उठा लिया। तभी सामने से विनोद बोला, मेरी बच्ची, तुम अपने पापा से इतना नाराज़ हो कि उनका कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। मैं जानता हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया वह गलत था, लेकिन बेटा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप सड़क पर आ जाते, दर दर की ठोकरें खाते और भीख मांगने के लिए भी मजबूर हो जाते। उस असीम ठाकुर ने जो मेरे साथ धोखा किया है उससे बचने का मेरे पास बस एक ही रास्ता था और वह तुम थी। उस आदमी ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे मेरी फूल सी बच्ची को दाव पर लगाना पड़ा। सोचो वह आदमी कितना बुरा होगा जिसकी गलत नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी। विनोद की बात सुनकर श्रीति बहुत बुरा लगा और वह नाराजगी से बोली, एक तो आपने गलती की पापा, ऊपर से उस गलती की जब आपको सजा मिल रही थी तब आपने मुझे दाव पर लगा दिया और मुझे दाव पर लगाकर आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। और अब मिस्टर असीम को आप बुरा बोल रहे हैं जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने तो आपके सामने सिर्फ ऑप्शन रखा था, या तो अपनी बेटी को मुझे सौंप दो या फिर अपनी ज़मीन मेरे हवाले कर दो। तो आपने क्या किया, आपने अपनी बेटी को दाव पर लगाया। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे पति के खिलाफ इतनी गलत बात करने की। वह बिल्कुल बुरे नहीं है। इतने दिनों से मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, अकेली महसूस कर रही हूँ, तब कोई मेरे साथ नहीं था, सिर्फ वह मेरा साथ निभा रहे हैं। इतना कहकर श्रीति फ़ोन रखने लगी। तभी विनोद हड़बड़ा कर बोला, रुक जाओ बेटा, फ़ोन मत काटना, मुझे तुमसे और भी ज़रूरी बात करनी है बेटा। श्रीति, मुझे आपसे कोई बात करना ही करनी है। पापा मैंने देख लिया है आप गलत इंसान हैं, आप गलती करते हैं और ऊपर से सामने वाले पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। विनोद को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह नाटक करते हुए बोला, हाँ बेटा मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन वो असीम ठाकुर भी कुछ खास अच्छा नहीं है। आज यहाँ पर आया था, तमाशा खड़ा करके गया है, हम सबको चोर साबित कर दिया। उसने घर में तलाशी ली जैसे कि हम लोग चोर हैं, हमने चोरी की है। पता नहीं कौन से कंगन की बात कर रहा था। अगर उसे कंगन ही चाहिए था तो वह हमसे पूछ लेता, हम उसे ढूंढ कर दे देते। लेकिन इस तरह से अपने आदमियों को कहकर हमारे घर की तलाशी लेकर उसने हमारी बेइज्जती क्यों की। मानते हैं हम लोग गरीब हैं, हमारा घर छोटा सा है, लेकिन हम इतने भी बुरे और नीच नहीं है कि किसी के खानदानी चीज़ों को चुरा लेंगे। वह शांति से भी तो पूछ सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हमारी बेइज्जती की, हमारे घर में घुसकर तलाशी ली और फिर हमें आंख दिखाकर यहाँ से चला गया। अब तुम ही बताओ कि जो तुम्हारे पति ने किया क्या वह सही था। चलो मैं तो बुरा इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ और छोटा भाई, उनकी क्या गलती है, उन्हें क्यों कर साबित किया गया। इतना कहकर विनोद ने कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कान लिए कुछ सोचने लगा।
आज उसने जो किया था ऐसा कभी कोई बाप अपनी बेटी के साथ नहीं करता। अपने लालच पर आकर उसने श्रीति के दिमाग में गलत चीज भरने की कोशिश की। विनोद की बातें सुनकर श्रीति को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती है कि असीम बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसने उसके मायके में जाकर तलाशी क्यों ली जबकि श्रीति ने उससे कहा था कि वह गलती से कंगन वहां पर भूल गई होगी। फिर भी असीम ने वहां जाकर उन तीनों की बेइज्जती क्यों की, उन्हें चोर साबित क्यों किया? ये सब सोच सोच कर ही श्रीति को बहुत बुरा लग रहा था। दुखी मन से वह तैयार हो गई और कमरे से बाहर आ गई। वह नीचे हॉल में आए तो उसने अपनी सास ससुर के पैर छुए और खामोशी से चुपचाप किचन के अंदर चली गई और नाश्ता बनाने लगे। सुबह के 9 बज चुके थे। अमर जी और शीला जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नाश्ता भी तैयार हो चुका था जिसे श्रीति टेबल पर लगा रही थी। आज वो उदास दिख रही थी, उसके चेहरे पर वह चमक और रौनक नहीं थी। शीला जी उसके चेहरे को भांप गई थी लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी अमर जी बोले, असीम कहाँ गया है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? श्रीति, पापा जी, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। अमर जी ने हाँ कह दिया और अपने सामने रखे जूस को पीने लगे। तभी उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसका मतलब असीम आ चुका था। श्रीति ने भी वो आवाज सुनी, अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। तभी असीम बंगले के अंदर आया और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र श्रीति पर पड़ी जो डाइनिंग टेबल के पास असीम की तरफ पीठ करके खड़ी थी। असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह श्रीति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी श्रीति फटाफट से किचन के अंदर चली गई। असीम को उसका ऐसा बर्ताव थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डाइनिंग चेयर पर आकर बैठ गया। अमर जी बोले, सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम? असीम, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था, काम निपट गया तो आ गया। अमर जी, ठीक है, अब नाश्ता करके फिर चलते हैं ऑफिस, आज तुम्हारी मीटिंग भी है। असीम जी। असीम बार बार किचन की तरफ देख रहा था। वह श्रीति से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन वो किचन से बाहर आ ही नहीं रही थी। असीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वह नाश्ता नहीं कर रहा था तो शीला जी बोली, अब पत्नी की शक्ल नहीं देखोगे तो नाश्ता भी नहीं करोगे? असीम, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे भी नाश्ता कर लेना चाहिए, टाइम हो गया है। शीला जी, आ जाएगी, तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है वो और हम उसे भूख नहीं रखते हैं। असीम थोड़ा नाराजगी से बोला, आप बात को इतना बड़ा क्यों रही है? पहली बात तो ये कि मैं किचन की तरफ देख रहा था, ना कि कुछ बोल रहा था, जो आप सामने से मुझसे इस तरह से बात कर रही है। शीला जी, अरे वो देखो, अब पत्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दिया तो बेटा माँ के सामने बोल रहा है। असीम को गुस्सा आने लगा और वह जैसे ही कुछ बोलने लगा तभी अमर जी ने उसके हाथ पैर हाथ रख दिया और उसे शांत रहने के लिए कहा। असीम ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और चुप हो गया। अमर जी बोले, शीला तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चैन से खाना खाने दोगी या नहीं? आज मुझे साफ साफ बता दो। ये चुपचाप बैठा है, अपना काम कर रहा है, तुम इसे छेड़ोगी तो जवाब मिलेंगे ही फिर। शीला जी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। श्रीति किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। जब से वह इस घर में आई तब से उसने एक बात नोटिस की है कि अब असीम और शीला जी की बनती नहीं है। वह दोनों बार बार एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह सिर्फ श्रीति है। श्रीति वापस किचन के अंदर चली गई और काम करने लगी। असीम के गुस्से की हद पार हो रही थी। वह श्रीति से मिलना चाहता था लेकिन वह लड़की उसके सामने नहीं आ रही थी। असीम समझ गया था कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। वह किसी बात से असीम से नाराज है। श्रीति मायूस थी और किचन में काम कर रही थी। तभी उसके कान में असीम के जोर से बोलने की आवाज आए, चुपचाप बाहर आकर नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए हर वक्त नाश्ता लेकर खड़े नहीं रहेंगे सब लोग। असीम की यह खतरनाक आवाज सुनकर श्रीति झेप गई। उसने गहरी सांस ली और अब उसे बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि असीम ने उसे चिल्लाकर बुलाया है। श्रीति ने हिम्मत की और किचन से बाहर चली गई। वह जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आए असीम उसे गुस्से से देख रहा था। श्रीति ने नजरें झुका ली। वह असीम के सामने नहीं देख रही थी और चुपचाप जाकर शीला जी की बगल वाली चेयर पर बैठ गई। इस बात से असीम को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने जोर से टेबल पर मुक्का मार पूरा टेबल हिल गया और सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सबके होश उड़ गए। श्रीति को तो बहुत डर लग रहा था। उसने गलती से शीला जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। शीला जी असीम बर्ताव को देखकर बोली, यह क्या तरीका है असीम? तुम्हें पता नहीं चलता कि सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और तुम इस तरह से टेबल पर मुक्का मार रहे हो? असीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा अपनी जगह से खड़ा हो गया और श्रीति के पास आया। श्रीति घबरा रही थी। उसने और कसकर शीला जी के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन तभी असीम ने श्रीति का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। अमर जी अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, यह क्या कर रहे हो तुम असीम? असीम श्रीति को गुस्से से देखते हुए बोला, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। इतना कहकर असीम श्रीति को अपने साथ ले जाने लगा। सीधी चुपचाप उसके साथ जा रही थी। असीम उसे ऐसी ऊपर कमरे में ले गया। अमर जी उसके पीछे जाने लगे लेकिन शीला जी ने उन्हें रोक दिया और बोली, रहने दीजिए, आप बीच में मत जाए, वह दोनों पति पत्नी है, जरूर इस लड़की ने कुछ गलती की होगी तभी मेरे बेटे को इतना गुस्सा आया है। अमर जी, क्या मेरा बेटा ये लड़की लगा रखा है?
वह लड़की इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है, और अब उसे बेटी की तरह मान लो, क्योंकि हमारे एक भी बेटी नहीं है। तुम्हारा बेटा कितने गुस्से वाला है तुम्हें पता है ना, कल को उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या करेंगे हम। फूल सी बच्ची है वह, पता नहीं इतना गुस्सा लाता कहाँ से ये लड़का। आज इसकी इतनी जरूरी मीटिंग है लेकिन उसे उसकी नहीं पड़ी है, अपनी बीवी पर गुस्सा उतारना है इसे, वह भी बिना किसी बात के। अमर जी चिल्ला रहे थे और शीला जी चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। असीम श्रीति को लेकर अपने कमरे में आया और उसने श्रीति को जोर से पीछे किया और कमरे के दरवाजे को बंद किया। श्रीति चुपचाप सिमट कर खड़ी थी। असीम उसके पास आया और उसने कसकर श्रीति की बाजू को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए जोर से बोला, ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तुम्हें क्या लगा मुझे समझ नहीं आया कि मेरे आते ही तुम किचन के अंदर चली गई और फिर जानबूझकर बाहर नहीं आ रही थी। श्रीति कुछ नहीं बोली, वह खड़ी खड़ी कांप रही थी। असीम को उसकी चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। असीम ने एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और गुस्से से बोला, श्रीति मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सच सच बताओ बात क्या है। मैंने तुमसे 10 बार कहा है और आज फिर से कहता हूँ कि मुझसे कुछ मत छुपाया करो, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है वह मुझे बताओ। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर दूंगा जो मैं नहीं करना चाहता, बोलो। श्रीति डर गई और तेज तेज सांस लेने लगी। असीम अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था और वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन असीम के डर से वो बोल नहीं पा रही थी। असीम ने श्रीति को पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके हाथ को दबाकर बोला, श्रीति आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या बात है, तुम मेरे साथ बेरुखी से पेश क्यों आ रही हो। अब मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है बताओ मुझे। असीम की गुस्सैल निगाहें श्रीति को डरा रही थी। उसकी तेज सांस श्रीति के चेहरे पर पड़ रही थी। वो हिम्मत करते हुए बोली, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। असीम चिल्लाते हुए बोला, अभी तो और डर लगेगा, अगर अपना मुंह नहीं खोला तो बोलो क्या किया है मैं तुम्हारे साथ। श्रीति के आंसू बहने लगे और वो बोली, आपने मेरे मायके वालों को चोर साबित किया, उनकी तलाशी ली, जबकि मैंने आपसे कहा था कि वो कंगन मैं वहां भूल गई थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उनकी बेइज्जती क्यों की। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास आपके जितने पैसे नहीं हैं, आपके जितना बड़ा स्टेटस नहीं है, यही बात है ना। श्रीति की बात सुनकर असीम दंग रह गया और खामोशी से उसे देखने लगा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीति उसके बारे में ऐसा सोचेगी। असीम ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करके बोला, तुम्हें ये सब तुम्हारे बाप ने बताया होगा, क्यों मैं सच कह रहा हूं ना। श्रीति कुछ नहीं बोली तो असीम के चेहरे पर कटाक्ष भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, सही है श्रीति, तुमने अपने उस बाप की बात मान ली जिसने अपने लालच में आकर तुम्हारा सौदा किया, लेकिन तुम्हें उस इंसान की सच्चाई नहीं दिखाई दी जिसने पिछले 2-3 दिनों से तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखा है। खैर मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि तुम हो तो उस शर्मा की ही बेटी और उसकी ही साइड लोगी। इतना कहकर असीम ने श्रीति को दुखी होकर देखा और वहां से चला गया। श्रीति के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा, जैसे असीम उससे दूर जा रहा हो। श्रीति घबरा गई और असीम को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगी और जैसे ही नीचे हॉल में आए तो उसने देखा कि असीम कंपनी के लिए निकल गया था। श्रीति को बहुत दुख हुआ, असीम उससे नाराज होकर चला गया था। श्रीति मायूस सी हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, तभी शीला जी उसके पास आई और गुस्से से बोली, ऐसा क्या किया तुमने कि मेरा बेटा बिना नाश्ता किए इतना परेशान होकर घर से चला गया है। तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति को भूखा देख सकती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा बेटा भूखा ऑफिस गया है और आज उसकी बहुत खास मीटिंग है जिसके लिए उसने पिछले कई दिनों से कड़ी मेहनत की है, पता नहीं आज क्या होगा कंपनी में, और कुछ गलत हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। शीला जी की बात सुनकर श्रीति को बहुत दुख हुआ और चिंता भी होने लगी। शीला जी उसे घूरते हुए वहां से चली गई। श्रीति को असीम की बहुत याद आ रही थी, वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले श्रीति ने अपनी मां को कॉल किया और वो सब कुछ बता दिया जो विनोद ने श्रीति को बताया था। श्रीति की बात सुनकर साधना जी गुस्से से बोली, तुम्हारे पापा इस हद तक गिर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुन श्रीति, तुम्हें उनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो। श्रीति ने कॉल कट कर दिया और अपने पापा को गुस्से से याद करने लगी, लेकिन गलती तो श्रीति की ही थी, उसे अपने पापा की बात पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था और असीम को इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। श्रीति अपने कमरे में चली गई। असीम बहुत गुस्से में था और उससे भी ज्यादा उसका दिल दुख रहा था क्योंकि उसकी अपनी बीवी ने उससे इतना सब कुछ कहा, वो भी उस विनोद के लिए जो खुद एक बुरा इंसान है। असीम के काम में मन नहीं लग रहा था, उसे बस गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद असीम की इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग शुरू हो गई जिसमें दूसरी कंपनी के सीईओ भी शामिल हुए थे क्योंकि सबको वो अमेरिकन कंस्ट्रक्शन डील चाहिए थी। दक्ष सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल होने वाला था पर उसे आने में थोड़ी देर थी। श्रीति ने ठान लिया था कि वो असीम को मना कर रहेगी क्योंकि वो उसका पति है और उसने हर कदम पर श्रीति का साथ दिया है, तो श्रीति को उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए था। श्रीति असीम के लिए लंच लेकर ठाकुर कंस्ट्रक्शन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद श्रीति की गाड़ी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। श्रीति गाड़ी से बाहर निकल गई और आगे बढ़ने लगी, तभी उसकी साड़ी का पल्लू गाड़ी के डोर में फंस गया। श्रीति अपने पल्लू को खींचने लगी। एक और गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी।
उसमें से एक दो गार्ड्स बाहर निकल गए और पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से दक्ष सिन्हा गाड़ी से बाहर निकल आया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपनी साड़ी के पल्लू के साथ मशक्कत कर रही थी। दक्ष ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पास से होते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी श्रीति परेशान होकर बोली, मेरी तो जिंदगी झंड है, कोई काम ढंग से नहीं होता। इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ सुनकर दक्ष के कदम वहीं थम गए और वो श्रीति की तरफ मुड़ा तो उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया। एक प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की कितनी परेशान दिख रही थी, उसकी साड़ी का पल्लू जो फंस गया था और वो बोल बोल कर रही थी। उसे देखकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोला, एकदम बच्ची ही है ये लड़की। इतना कहकर दक्ष श्रीति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी श्रीति का साड़ी का पल्लू निकल गया और बिना एक पल गवाए वो तेजी से वहां से चली गई। दक्ष तो उसे देखता ही रह गया और मुस्कुराते हुए वो भी आगे बढ़ गया। श्रीति लिफ्ट के अंदर अपने गार्ड्स के साथ घुस गई। तभी दक्ष और उसका आदमी भी वहां पर आकर खड़े हो गए और लिफ्ट के अंदर आने लगे। श्रीति ने उनकी तरफ देखा और कुछ बोलने लगी। तभी उसका गार्ड बोल पड़ा, सर आप दूसरी वाली लिफ्ट से आ जाए। दक्ष को उसे गार्ड पर गुस्सा आया, लेकिन वह श्रीति के सामने कुछ तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए वह वहीं पर रुक गया। श्रीति और उसका गार्ड लिफ्ट में ऊपर चले गए। कुछ देर बाद वह फ्लोर पर आकर रुके जहां पर असीम का ऑफिस था। श्रीति लंच बॉक्स लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। सभी कर्मचारियों ने उसे देखकर ग्रीट किया। श्रीति सबको हेलो बोलते हुए असीम के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। उसे दरवाजा खोला और वह अंदर आ गई, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। श्रीति का चेहरा उतर गया। वह तो असीम से मिलना चाहती थी, लेकिन वह तो ऑफिस में है ही नहीं। श्रीति ने अपने गार्ड से असीम का पता लगवाने के लिए कहा। वह गार्ड वहां से चला गया। तब तक श्रीति असीम के ऑफिस में टहलने लगी। वह उसके टेबल के पास पहुंची तो उसने देखा कि टेबल पर श्रीति की एक प्यारी सी तस्वीर रखी हुई थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। इस तस्वीर को देखकर श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में पानी भर आया। वह कैसे इतने अच्छे इंसान को बुरा भला कह सकती है जो उसके बारे में इतना सोचता है, जो हर वक्त श्रीति की फिक्र करता रहता है। श्रीति को अपने पापा की बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वह क्या कर सकती है। असीम तो उससे नाराज हो चुका है। कुछ देर बाद गार्ड अंदर आया और बोला, छोटी ठकुराइन ठाकुर साहब की मीटिंग चल रही है और बहुत जरूरी मीटिंग है, उन्हें आने में तो वक्त लगने वाला है। श्रीति परेशान होकर बोली, कितना वक्त लगेगा, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। गार्ड, ठकुराइन उनकी बहुत बड़ी मीटिंग है, शायद 2-3 घंटे लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। बाहर से बहुत से लोग आए हैं, इसके अलावा विदेशी कंपनी आई है और मीटिंग काफ़ी बड़ी है। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों ही मीटिंग में बिजी है। श्रीति का चेहरा उतर गया। वह तो असीम से मिलना चाहती थी, लेकिन असीम तो 2-3 घंटे के लिए फ्री नहीं था। अब श्रीति क्या करेगी, वह यही सब सोच रही थी, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि आज वह असीम से बात करके ही जाएगी। श्रीति, ऐसा करो, तुम बाहर जाकर खड़े हो जाओ और जैसे ही असीम आए मुझे बता देना, मैं अंदर उनका इंतजार करती हूँ। गार्ड ने हाँ कह दिया और वह बाहर जाकर खड़ा हो गया। मीटिंग रूम में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत से लोग आ चुके थे। आज पूरा मीटिंग हॉल भरा हुआ था। सबसे पहले असीम को अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी, उसके बाद बाकी सब जितने भी कंटेस्टेंट थे उन सबको। अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। उसके लिए हम इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी के साथ डील फाइल करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें जितना भी फायदा होगा उसका 50-50% हिस्सा होगा, यानी कि 50% हमारी कंपनी को मिलेगा और 50% उस कंपनी को मिलेगा जिसके साथ हमारी डील होगी। तो आज हम आप सबकी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं और जिसकी प्रेजेंटेशन हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमारी कंपनी उसी के साथ डील फाइल करना चाहेंगे, वह भी पूरे सम्मान के साथ। दक्ष की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे किसी भी कीमत पर इस डील को हासिल करना ही था। अमेरिकन कंपनी के आदमी ने कहा, तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी ठाकुर इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर असीम ठाकुर। असीम का नाम आते ही वहां पर जोरों से तालियां बजाने लगे, लेकिन दक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। असीम के नाम से भी वह जल रहा था। असीम अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपने कोट को सही किया और बड़े रौब के साथ आगे बढ़ने लगा। असीम बहुत आकर्षक और हैंडसम इंसान है, उसे देखकर कोई भी इसका दीवाना हो जाए। वहां पर काफी लोग उसे देख रहे थे। सबको पता था कि यह लड़का बहुत तेज है और बहुत कुटिल बुद्धि का इंसान है। बड़ी से बड़ी डील इसने अपने नाम की है। तो अब सब यही जानना चाहते थे कि क्या अमेरिका कंस्ट्रक्शन कंपनी की डील भी असीम को ही मिलती है या नहीं। असीम आगे आया, उसने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का फैसला एकदम जायज होगा। इतना कहकर असीम ने अपनी कुटिल निगाहों से दक्ष की तरफ देखा। दक्ष उसके ताने समझ रहा था। कुछ ही देर में असीम ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। असीम के बोलने के तरीके से ही वहां पर मौजूद लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। उसके चेहरे पर गुरूर और रौब सब साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसके बोलने का जो तरीका था वह सबसे ज्यादा आकर्षक था। वो किसी को भी अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकता था और ऐसा हो भी रहा था। जो लोग यहाँ पर डील के कंपटीशन में भाग लेने आए थे वह खुद असीम की तरफ आकर्षित हो रहे थे।
असीम के परफॉर्मेंस को देखकर दक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि यह आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अमेरिकन कंपनी को अच्छी लग गई तो ये डील दक्ष के हाथ से जा सकती थी। असीम अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत आगे बढ़ रहा था और बीच बीच में उसके लिए तालियां भी बज रही थी, लेकिन अचानक से असीम के आगे श्रीति का चेहरा घूमने लगा। आज श्रीति ने जो असीम के साथ किया था वो भूल नहीं पा रहा था। शायद उसके दिल को बहुत चोट पहुंची थी, लेकिन असीम ने उस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उसके इतने महीने की मेहनत पर पानी फिर सकता था। असीम ने श्रीति को बुलाया और वापस अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने लगा। कुछ देर बाद उसकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई और उसके लिए पूरे मीटिंग रूम में जोरों से तालियां बजने लगी। अमरजी गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे ने उसका 100% न देकर 1000% दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। असीम के बाद बाकी कंटेस्टेंट भी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगे और फिर दक्ष की बारी आए। दक्ष अपने घमंड में चूर होकर आगे आया और प्रेजेंटेशन देने लगा। उसकी बातों में ज्यादातर तो ताने ही महसूस हो रहे थे, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद उसकी प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई और अब लगभग सबकी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी थी। सभी ने 10 मिनट का ब्रेक लिया था और उसे ब्रेक के बाद यह फैसला लिया जाने वाला था कि यह कंस्ट्रक्शन डील किस कंपनी को मिलने वाली है। असीम अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसने बोतल में से पानी पिया, तभी उसका पीए उसके पास आया और बोला, सर मैडम आपसे मिलने आए हैं। पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है आपके ऑफिस में। श्रीति का जिक्र होते ही असीम हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे जो सुबह हुआ वह सब याद आने लगा, इसलिए वह बोला, उसे कह दो कि मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे वक्त लगेगा। पिए, सर मैडम कब से इंतजार कर रही है, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। हमने कई बार उन्हें अपनी सर्व किया है, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वह आपके साथ ही पानी पिएंगे। पिछले 2 घंटे सिर्फ यहाँ पर बैठी है। पिए की बात सुनकर असीम को भी बुरा लग रहा था। वो श्रीति से नाराज जरूर है, लेकिन वह उसको परेशान नहीं देख सकता। असीम ने पिए को वहां से भेज दिया और अपनी जगह से खड़ा होकर उस मीटिंग रूम से बाहर चला गया। श्रीति भोली सी लड़की कब से असीम का इंतजार कर रही थी और उसे 2 घंटे हो गए थे, लेकिन असीम अभी तक आया नहीं था। उसने न पानी पिया था न कुछ खाया था। वह चुपचाप सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और असीम अंदर आया। उसने श्रीति को देखा जो सोफे पर बैठी हुई थी। दरवाजे की आवाज सुनकर श्रीति ने देखा तो उसे असीम दिखाई दिया। असीम को देखकर श्रीति की आंखें भर आई। वह तेजी से खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन असीम ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। श्रीति को बहुत बुरा लगा और वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए असीम जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। आपने तो कहा है ना कि मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं, तो मैंने आपको अगर कुछ कह दिया है तो आप मुझे बच्ची समझकर भूल जाइए ना। प्लीज मुझसे नाराज मत रहिए, मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती। असीम अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए, वापस घर चली जाओ, आज मैं बहुत बिजी हूँ। श्रीति, आपने तो कहा था कि मैं आपके लिए हमेशा लंच लेकर आऊंगी, तो बस वही लेकर आई हूँ। असीम, कोई जरूरत नहीं है, कल से तुम मेरे लिए लंच नहीं लाओगी, अब घर जाओ तुम। श्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, ऐसा मत करिए असीम जी, आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। असीम, तुम्हें बुरा लग रहा है? मैंने तुमसे इस तरह से बात की तो तुम मुझसे किस तरह से बात करती हो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? श्रीति, मेरी ही गलती है, मैंने आज तक किसी लड़की के सामने नहीं देखा तो किसी की मजाल नहीं हुई जो कोई मेरे सामने में बोल सके, लेकिन तुम्हें मैंने अपने सिर चढ़ा लिया। जिस वजह से तुम मुझसे इस तरह से पेश आने लगी हो वह तुम्हारा बाप लालच की दुकान है और उसकी बातों पर यकीन करके तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। श्रीति, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, इसीलिए तो देखो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए असीम, मैं आपसे बहुत। इतना कहकर श्रीति रुक गई। उसे खुद पता नहीं था कि वह क्या बोलते जा रही है। असीम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम घर चली जाओ और घर जाकर आराम करो, तुम्हारा पीरियड का 2nd डे है, आज तुम्हें इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। श्रीति, मेरा आराम सिर्फ आपके पास है और आप ही मुझसे रूठे हुए हैं, मुझे आराम नहीं मिलेगा। असीम, प्लीज कह दीजिए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया, फिर मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। असीम गुस्से से बोला, श्रीति मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर असीम गुस्से से वहां से चला गया। श्रीति को बहुत रोना आया, वो सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। काफी देर तक वो यूं ही रोती रही। श्रीति को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसने इतने अच्छे इंसान का दिल दुखा दिया था जो श्रीति के लिए कुछ भी करने को तैयार था और हर वक्त उसका साथ देता रहता है, लेकिन आज वो श्रीति से बात तक नहीं करना चाहता है। श्रीति को बहुत दुख हो रहा था, काश वो अपने पापा की बात नहीं मानती और असीम से कुछ नहीं रहती तो आज उनका रिश्ता एकदम सही सलामत होता और आगे बढ़ रहा होता, लेकिन अब कोई मतलब नहीं था। असीम उससे नाराज होकर चला गया था और उससे बात तक नहीं करना चाहता था। काफी देर तक श्रीति रोती रही। ज्यादा रोने की वजह से उसमें कमजोरी आने लगी और वह पीरियड में भी थी, इसलिए उसका पेट दर्द स्टार्ट होने लगा। धीरे धीरे उसका पेट दर्द बढ़ने लगा। श्रीति ने अपने पेट पर हाथ रख, उसे दर्द हो रहा था लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो असीम से बात करना चाहती थी। गार्ड अंदर आया और श्रीति ऐसी हालत में देखकर बोला, मैडम आप ठीक तो है ना? श्रीति, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज उन्हें बुलाए।
गार्ड श्रीति के लिए परेशान हो गया और बोला, प्लीज आप घर चलिए, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठाकुर साहब आपसे बाद में बात कर लेंगे, अब चलिए यहाँ से। श्रीति, नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। गार्ड देख सकता था कि श्रीति अपने पेट पर हाथ रख कर बैठी थी, यानी कि उसे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वह मान भी नहीं रही थी। गार्ड उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था, पर अब वो क्या कर सकता था। असीम तो वहां से जा चुका था और उसने साफ कहा था कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। मजबूरी में गार्ड ने श्रीति का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। श्रीति रोए जा रही थी, उसके साथ चले जा रही थी। वहां पर मौजूद सब लोग उसे देख रहे थे, सबको उसकी चिंता हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था उसे। गार्ड उसे लेकर लिफ्ट में गया और वापस नीचे आ गए और गाड़ी में बैठकर सीधा ठाकुर विला के लिए निकल गए। श्रीति पूरे रास्ते रोती रही। उसे असीम का गुस्से वाला चेहरा नजर आ रहा था, जिस चेहरे की वह दीवानी है, जो चेहरा हमेशा श्रीति के लिए मुस्कुराता रहता है। आज उस चेहरे पर भी बेरुखी देखी थी श्रीति ने, तो वह चैन कैसे ले सकती थी। कुछ देर बाद श्रीति ठाकुर विला पहुंच गई। गार्ड गाड़ी से बाहर निकला और उसने अंदर से लेडी सर्वेंट को बुलाया और श्रीति को अंदर ले जाने के लिए कह दिया। लेडी सर्वेंट आए और श्रीति की मदद करके उसे अंदर ले गए। हॉल में शीला जी बैठी हुई थी। उन्होंने श्रीति को इस तरह से देखा तो वो परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो? गार्ड पीछे पीछे आया और बोला, इनकी तबीयत खराब है, शायद इनके पेट में दर्द हो रहा है। शीला जी, अगर तबीयत खराब थी तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी, घर पर आराम करना चाहिए था ना। श्रीति कुछ नहीं बोली हो रही थी। शीला जी ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में ले गए। उन्होंने श्रीति को बेड पर लेटा दिया और उसे चादर ओढ़ाकर वहां से जाने लगी तो श्रीति ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी जी, आपके बेटे मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनसे माफ़ी मांगने की, लेकिन वह मेरे सामने तक नहीं देख रहे हैं। शीला जी उसकी तरफ मुड़ी और बोली, देखो, तुम दोनों पति पत्नी के बीच में मैं नहीं बोल सकती, तुम्हारे बीच में क्या गलतफहमी हुई है वो तुम दोनों को ही ठीक करनी होगी, लेकिन इस तरह से रोने से, हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा। कोशिश करती रहो। और एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ, असीम जितना पत्थर दिल बाहर से बनता है, अंदर से वह इतना ही कोमल है। आज वो बिजी है, उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए वह किसी से बात नहीं करेगा। जैसे ही वो फ्री होगा तो तुम उससे बात करना, ठीक है? और अभी आराम करो, रोना बंद कर दो, वरना तुम्हारा पेट दर्द बढ़ जाएगा। तुम्हारे पास पेन किलर हो तो उसे लेकर सो जाओ थोड़ी देर। इतना कहकर शीला जी वहां से चली गई। शीला जी की बात एकदम सही थी, श्रीति को थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी। मीटिंग फिर से शुरू हो गई थी। अमेरिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के आदमी ने कहा, हमने सभी कंपनी के प्रेजेंटेशन देखे और हमें अच्छे लगे, लेकिन एक कंपनी जिसका प्रेजेंटेशन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे खास बात उसे प्रेजेंटेशन देने वाले इंसान के बोलने का तरीका, उसका व्यक्तित्व और उसकी कला हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और वह कंपनी ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि मिस्टर असीम ठाकुर को हम ये डील देना चाहेंगे और हम उनसे निवेदन करते हैं कि वह हमारे साथ काम करें और फ्यूचर में भी आने वाली कई डील्स हमारे साथ करें, क्योंकि हमें उनके ऊपर बहुत विश्वास है और हम उनके काम से बहुत खुश हैं। यह अनाउंसमेंट होते ही हॉल में तालियां बजने लगी। काफी लोगों को बुरा भी लग रहा था, क्योंकि सबके हाथ से बहुत बड़ी डील चली गई थी। दक्ष की तो गुस्से हालत खराब हो रही थी, जो वह नहीं चाहता था वही हो गया था। ये डील भी ठाकुर कंस्ट्रक्शन को मिल गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ असीम को गुस्से से घूरता हुआ वहां से चला गया। असीम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि अभी अभी वह अपनी जान को पूरी तरह से डांट कर आया था, जबकि उसे पता है कि आज श्रीति की तबीयत भी ठीक नहीं है। वो कितना रो रही थी, लेकिन असीम उस पर गुस्सा किए जा रहा था। पता नहीं वो अब तक चुप हुई होगी या नहीं। असीम यही सब सोचकर परेशान हो रहा था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और कुछ फाइनल औपचारिकता चल रही थी ठाकुर कंपनी और अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच। कुछ देर बाद वो भी खत्म हो गई और अब सब लोग जा चुके थे। अमर जी बहुत खुश थे, उनके बेटे ने आज फिर से उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अमर जी भी अपने केबिन में चले गए। असीम अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसके दिमाग में सिर्फ श्रीति की घूम रही थी। उसका रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जो असीम को परेशान कर रहा था। उसके सीने में दर्द हो रहा था। असीम सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा तो उसने महसूस किया कि सभी कर्मचारी उसे घूर रहे हैं। असीम ने एक नज़र सबकी तरफ देखा तो सब लोग डर गए और अपना काम करने लगे। असीम अपने ऑफिस के अंदर आया, वहां कोई नहीं था, मतलब श्रीति जा चुकी थी। असीम ने अपना कोट निकाला और टाई को ढीला करते हुए सोफे पर बैठ गया और सिर टिकाकर गहरी सांस लेने लगा। असीम की आंखें बंद थी, उसे श्रीति का रोता हुआ दुखी चेहरा दिख रहा था। असीम उसके लिए परेशान हो रहा था। वो आज पीरियड में है और उसका सेकंड डे भी है, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। असीम सोचते सोचते अपने फ़ोन को देखता है और श्रीति को कॉल कर देता है, लेकिन श्रीति का फ़ोन बंद बता रहा था। असीम को हैरानी हुई, लेकिन उसने इस बार घर के फ़ोन पर ट्राई किया। तब तक असीम का पीए अंदर आया और बोला, ठकुराइन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें जल्दी से घर ले जाना पड़ा। बहुत रो रही थी वे। इतना सुनते ही असीम की हालत खराब हो गई। वो बता नहीं सकता था कि वो क्या महसूस कर रहा था उस वक्त। असीम जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना एक पल गवाए वो सीधा वहां से घर के लिए निकल गया। तब तक शीला जी ने भी फ़ोन उठा लिया था और बोली, हेलो
अपनी माँ की आवाज़ सुनकर असीम घबराते हुए बोला, माँ मेरी श्रीति कहाँ है, वो ठीक तो है ना? शीला जी अपने कमरे में सो रही है, मैं अभी जस्ट देख कर आई हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना सुनते ही असीम ने कॉल कट कर दिया और गाड़ी में बैठकर तेजी से ठाकुर विला के लिए निकल गया। उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे इस तरह से श्रीति पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो तो मासूम उससे माफ़ी मांगने ही आई थी। असीम बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, तभी उसने देखा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़की जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसे पकड़कर एक लड़का जमीन पर बैठा बुरी तरह से रो रहा था। ये नज़ारा बहुत भयंकर था। इस नज़ारे को देखकर तो असीम की धड़कनें और तेज हो गई, वो पागल सा होने लगा, उसका दम घुटने लगा, वो बार बार श्रीति का नाम लेने लगा। असीम, श्रीति, 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 मैं आ रहा हूँ, तुम कहीं मत जान प्लीज। असीम का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद वो ठाकुर विला पहुंच गया और तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर श्रीति का नाम चिल्लाते हुए बंगले के अंदर चला आया और बेसुध होकर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शीला जी भी हॉल में आए तो अपने बेटे की हालत देखकर वो परेशान हो गई। असीम लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, उसे बहुत अजीब से एहसास हो रहे थे जो अच्छे नहीं थे। असीम तेजी से अपने रूम में आया तो उसने देखा उसकी मासूम सी श्रीति चैन से बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। असीम के दिल को दुनिया भर का सुकून मिला। वो श्रीति की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास जाकर उसने श्रीति के माथे को कसकर चूम लिया। असीम उसके पास बैठ गया और उसका हाथ चूमते हुए बोला, मेरी जान मुझे माफ़ कर दो, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। असीम श्रीति को उठाने लगा पर श्रीति ने कोई हलचल नहीं की। असीम उसे दोबारा जगाने लगा पर इस बार भी कोई हलचल नहीं हुई। असीम परेशान हो गया, उसने श्रीति का चेहरा कसकर पकड़ लिया और उसे जगाने लगा, लेकिन श्रीति ने अपनी आंखें नहीं खोली। असीम की जान अटक गई थी, उसकी आंख से एक आंसू की बूंद निकलकर श्रीति के गाल पर जा गिरी और असीम श्रीति का नाम लेते हुए बेहद जोर से चिल्लाया। असीम की चीख सुनकर सबका दिल दहल उठा, सब लोग भागते हुए असीम के कमरे में आए। शीला जी भी डरी हुई थी और कमरे में आए तो उन्होंने देखा उनका बेटा श्रीति से लिपटा हुआ था और उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर श्रीति में कोई हलचल नहीं थी। ये नज़ारा देखकर शीला जी की आंखों से आंसू बहने लगे, उन्हें बहुत डर लग रहा था। शीला जी डरते हुए आगे बढ़ने लगी, उनका बेटा चिल्ला रहा था, चीख रहा था, अपनी बीवी को पुकार रहा था। सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स भी घबराए हुए वहां खड़े थे। असीम श्रीति को बुरी तरह से हिला रहा था पर श्रीति जग ही नहीं रही थी। असीम तो पागल हो ही चुका था। उसके सामने सड़क एक्सीडेंट वाला नज़ारा घूमने लगा। वो एक बार फिर से जोर से चिल्लाया तो शीला जी कांप उठी। वे तेजी से उनके पास आई और असीम की गोद में बेसुध सी लेटी हुई मासूम श्रीति को घबराते हुए देखने लगी। शीला जी भी श्रीति को पुकारने लगी पर श्रीति कोई जवाब नहीं दे रही थी। वहां खड़े एक गार्ड ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। असीम अपने होश में आया और श्रीति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर पहुंच गए और तेजी से असीम के पास आए। डॉक्टर के आते असीम फिर से पागल जैसा बर्ताव करने लगा। उसे देखकर डॉक्टर ने उसे शांत रहने के लिए कहा और श्रीति को बेड पर लेटाने के लिए कह दिया। असीम ने श्रीति को बेड पर लेटा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसके पास में बैठ गया। डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया। शीला जी और सभी सर्वेंट कमरे से बाहर चले गए। सब लोग बहुत परेशान थे, पता नहीं श्रीति को अचानक से क्या हो गया था। वह बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी और हिल भी नहीं रही थी। डॉक्टर ने असीम को एक तरफ खड़ा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मिस्टर ठाकुर शांत हो जाए, इस तरह से पेश मत आए। असीम बहुत घबराया हुआ था। आज पहली बार वह अपनी जिंदगी में इतना परेशान हुआ था। आज से पहले उसे किसी की इतनी चिंता नहीं हुई थी। डॉक्टर श्रीति को चेक करने लगे। उन्होंने उसकी बीपी मापी, उसकी धड़कन को चेक किया और उसका इलाज चलने लगा। असीम अपनी मुट्ठी भींच कर खड़ा था और बार बार मन में श्रीति को बुला रहा था, जैसे वह उसे रोक रहा हो कहीं जाने से। शीला जी ने अमर जी को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। वह भी परेशान हो गए और जल्दी से घर के लिए निकल गए। शीला जी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि श्रीति को कुछ भी ना हो, वह सही सलामत हो। डॉक्टर ने श्रीति का चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने कहा, ये बेहोश हो चुकी है, लगता है इन्होंने कोई गलत दवाई ले ली है। असीम हैरान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह बेहोश कैसे हो सकती है और उसने ऐसी कौन सी दवाई ले ली। तभी असीम ने अपने पलंग के पास वाले ड्रॉवर को खोला तो उसमें से उसे एक दवाई दिखाई दी। उस दवाई के पत्ते में से 3-4 दवाइयां गायब थी। इसका मतलब श्रीति ने एक साथ बहुत सारी गोली ले ली थी, जिस वजह से उसका शरीर झेल नहीं पाया और वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने ये सब देखा तो कहा, बिल्कुल इन्होंने बहुत सारी दवाई एक साथ ले ली है, जिस वजह से ये सब हुआ है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह से दवाई लेना सही नहीं होता और यह छोटी बच्ची नहीं है जो इन्होंने ऐसी हरकत की है। आप ख्याल रखें इनका। अब मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, वह आप इन्हें देते रहना। असीम ने हाँ कह दिया। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए और बाहर जाकर उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया और एक गार्ड को दवाई की पर्ची भी दे दी। श्रीति ठीक है, ये जानकर शीला जी ने चैन की सांस ली। वह कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा असीम जमीन पर बैठा हुआ था और उसने बेड पर लेटी हुई श्रीति का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे पागलों की तरह देख रहा था।
शीला जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा भी ऐसी हरकतें कर सकता है। वह समझ गई थी कि उनका बेटा सच्चे प्यार में पड़ चुका है। अब अगर श्रीति को कुछ भी होता है तो असीम जी नहीं पाएगा, इतना तो साफ जाहिर हो चुका था। शीला जी उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वहां से वापस चली गई और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। असीम दीवानों की तरह श्रीति को देख रहा था और उसके हाथ को बार बार चूम रहा था। पता नहीं श्रीति ने क्यों इतनी दवाई ली थी जिस वजह से उसके साथ ये सब हो गया था। असीम को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। काश वह श्रीति के ऊपर चिल्लाता नहीं, उससे बात कर लेता, उसको एक बार अपने सीने से लगा लेता तो ये सब होता ही नहीं। काफी देर तक असीम यूं ही जमीन पर बैठा रहकर श्रीति को देखता रहा। कुछ देर बाद उसको होश आने लगा। धीरे धीरे श्रीति की आंखें खुलने लगी, उसके बदन में हलचल होने लगी। ये देखकर असीम बेताब हो गया और वो श्रीति के पास बेड पर बैठ गया, उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। श्रीति ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने असीम का चेहरा दिखाई दिया। असीम को देखकर वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर असीम परेशान हो गया और उसने श्रीति को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप करवाने लगा और बोला, शांत हो जाओ मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। श्रीति ने कसकर असीम की शर्ट को पकड़ लिया था। काफी देर तक श्रीति असीम की बाहों में रोती रही। कुछ देर बाद असीम उसे लेकर बेड पर लेट गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। श्रीति बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो ज्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। असीम को उसका चैन, उसकी खुशी मिल गई थी। कुछ देर पहले तक तो वो बहुत परेशान था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन अब उसकी बाहों में उसकी श्रीति सही सलामत थी। यह जानकर असीम बहुत खुश था। अब उसने ठान लिया था कि वो पाल के श्रीति को अकेला नहीं छोड़ेगा और कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। असीम की बाहों में रहकर कुछ देर बाद श्रीति को नींद आ गई। असीम ने उसे हौले से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेटकर उसे प्यार से देखने लगा। सिन्हा हाउस। दक्ष गुस्से में पागल हो चुका था और अपने कमरे के सारे सामान को तोड़फोड़ कर रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। गुस्से की वजह से उसे कुछ सोच समझ नहीं रही थी। उसे कमरे से आई आवाज देखकर उसकी मां घबरा गई और उसके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कमरे की हालत बहुत खराब थी। अपने बेटे को परेशान देखकर दक्ष की मां उसके पास आई और उसको शांत करने लगी, लेकिन वह शांत नहीं हो पा रहा था। वो असीम का नाम लेकर बार बार चिल्ला रहा था। सुष्मिता जी। दक्ष की मां ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मजबूरी में सुष्मिता जी को उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धक्का देना पड़ा और खुद उसके पास में आ गई और बोली, शांत हो जाओ बेटा, खुद को तकलीफ मत दो। दक्ष चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है माँ? वो असीम बार बार मेरी खुशियों को मुझसे छीन लेता है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ वो मुझसे छीन कर ले जाता है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। वो असीम मेरी आंख का कांटा बन गया है, मैं उसे जान से मार दूंगा। दक्ष के इतना कहते हैं सुष्मिता जी बोला, गलत बात बेटा, किसी को जान से मारने की बात तुम नहीं कर सकते। वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा बिजनेस राइवल है, तो तुम उसे बिजनेस के तरीके से लड़ाई लड़ो, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। वह बिजनेस करता है, वह भी अपना स्वार्थ देखा है। तुम बिजनेस करते हो, तुम भी अपना स्वार्थ देखते हो, लेकिन तुम दोनों को कोई हक नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने की बात करो। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है तो तुम भी मत कहो और शांत हो जाओ बेटा। ये डील तो क्या, इससे ज्यादा बड़ी डील तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम बहुत आगे जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। दक्ष ने अपनी मां की गोद में सिर रख लिया। सुष्मिता जी उसके माथे पर हाथ फेरने लगे। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और चैन की सांस लेने लगा। अब जाकर उसे सुकून मिल रहा था, लेकिन अचानक से उसके आगे श्रीति का चेहरा घूमने लगा। उस लड़की का जिसे आज उसने ठाकुर इंडस्ट्रीज में देखा था, उस लड़की का चेहरा याद आते ही दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अचानक से ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे एहसास उसे हो रहे थे। आज उसने पहली बार उस लड़की को देखा और बार बार उसे वो लड़की याद क्यों आ रही थी, जबकि उन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। दक्ष श्रीति के बारे में सोचने लगा कि वो लड़की थी कौन, और वो शादीशुदा भी लग रही थी। जो भी हो, लेकिन उसे देखकर दक्ष को बहुत अच्छे एहसास हो रहे थे, जिस वजह से वो उससे मिलना चाहता है। कुछ देर बाद सुष्मिता जी दक्ष के कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही दक्ष ने अपना फोन निकाला और अपने गार्ड से आज जिस लड़की को देखा था उसकी जानकारी निकलवाने के लिए कह दिया। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान थी और वो अपनी आंखें बंद करके बोला, हो कौन तुम और कहाँ हो तुम? तुमसे मिलने के लिए मेरा दिल इतना बेकरार क्यों हो रहा है? क्या रिश्ता है हमारा? लगता है कोई गहरा रिश्ता है या होने वाला है, तभी तो ऐसे एहसास हो रहे हैं, वो भी पहली बार में ही। दक्ष तो श्रीति के ख्यालों में खो चुका था। वहीं ठाकुर विला में श्रीति गहरी नींद में सो रही थी और असीम पिछले 1 घंटे से उसके बगल में बैठकर उसके उठने का इंतजार कर रहा था। वो श्रीति से बात करना चाहता है, उससे माफी मांगना चाहता है, पर श्रीति कब से सो रही थी। बीच में एक बार उठी थी लेकिन बाथरूम जाकर वापस सो गई। रात के 8 बज रहे थे। सर्वेंट श्रीति और असीम के लिए डिनर कमरे में ही लेकर आ गया और उसे वहां रखकर वापस चला गया। असीम को लगा कि उसे अब श्रीति को उठा देना चाहिए, काफी देर हो गई है। असीम श्रीति के सिरहाने आया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, उठ जाओ श्रीति, अब डिनर का टाइम हो रहा है, फिर वापस सो जाना। असीम की आवाज सुनकर श्रीति नींद में कसमसाने लगी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी।
असीम बेचैनी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में श्रीति के लिए बेहिसाब प्यार और फिक्र साफ साफ दिख रही थी। श्रीति ने अपनी आंखें खोली। वो काफी कमजोर दिख रही थी। आंखें खोलने पर उसे सबसे पहले असीम दिखाई दिया। उसे देखकर उसी श्रीति ने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर असीम को बहुत बुरा लगा। उसके सीने में अजीब सा दर्द हुआ। श्रीति बेड से उठने लगी। असीम ने उसे सहारा दिया और बेड पर बैठा दिया और उसके बालों को ठीक करने लगा। श्रीति खामोश बैठी हुई थी। वह कुछ नहीं कह रही थी और असीम के सामने बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। असीम को सब समझ में आ रहा था कि शायद श्रीति उससे नाराज है। असीम उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को थाम कर बोला, श्रीति तुम ठीक तो हो ना? श्रीति ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। असीम उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बहुत बेचैन हो रहा था। उसका दिल घबरा रहा था। अभी भी उसे चैन नहीं मिला था। श्रीति भले ही ठीक थी लेकिन उसका बर्ताव काफी बदल रहा था। असीम ने उसके हाथ को पकड़ा और जैसे ही उसके हाथ को चूमने लगा श्रीति ने अपना हाथ खींच लिया और अपनी कमजोर आवाज में बोली, मुझे भूख लगी है। असीम, हाँ श्रीति डिनर आ गया है, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगा देता हूँ, रुको। इतना कहकर असीम वहां से उठ गया और उसने श्रीति के लिए डिनर की प्लेट रेडी कर दी और उसके पास आकर वापस बैठ गया। उसने एक निवाला लिया और श्रीति को खिलाने लगा लेकिन श्रीति ने उसके हाथ को रोक लिया और बोली, मैं खुद से खा सकती हूँ। श्रीति की ऐसी बातें ऐसी असीम को बहुत तकलीफ दे रही थी। उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपने गुस्से पर उस वक्त कंट्रोल करना चाहिए था जब श्रीति उसके पास आई थी। वह खुद कहता है कि श्रीति बच्ची जैसी है तो उसे समझना चाहिए था और उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। असीम, सिटी मैं तुम्हें खिला देता हूँ, अभी तुम काफी कमजोर हो। श्रीति, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं खाना खा सकती हूँ, आप खुद खाना खा लीजिए, शायद आपने भी नहीं खाया होगा। इतना कहकर श्रीति ने असीम के हाथ से प्लेट ले ली और खाना खाने लगी। असीम को बहुत बुरा लग रहा था उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर, लेकिन वह अभी उससे कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं थी। श्रीति चुपचाप खाना खा रही थी और असीम उसके सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था। श्रीति ने थोड़ा सा खाना खाया और बेड से उठने लगी तो असीम ने उसे रोक दिया और कहा, क्या काम है मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। श्रीति, मुझे कुछ पर्सनल काम है, मुझे बाथरूम जाना है। असीम ने श्रीति के हाथ से प्लेट ली और उसे एक तरफ रख दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से खड़ा कर दिया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। वो बाथरूम के अंदर चली गई तो असीम भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। श्रीति बोली, देखिए आप समझ रहे हैं ना, मैं अभी पीरियड में हूं तो आप बाहर जाए, मुझे कुछ काम है। असीम और नहीं रुक सकता था। उसने श्रीति का हाथ पकड़ा और जुनून से कहा, तुम्हारी नाराजगी एक तरफ है और तुम्हारी हेल्थ एक तरफ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तुम अभी बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें बाथरूम में अकेला नहीं छोड़ सकता। श्रीति थोड़ा गुस्से से बोली, आपको पता है ना अभी मैं किसी सिचुएशन में चल रही हूं तो आपको बाहर जाना चाहिए, मुझे जरूरी काम है। असीम भी थोड़ा जोर से बोला, तुम्हें जितना भी जरूरी काम है तुम मेरे सामने ही करोगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करो, मैं तुम्हारे सामने पीठ करके खड़ा हो जाता हूं और तुम्हें जो काम है तुम फटाफट कर लो, लेकिन मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। श्रीति भी उससे बहस नहीं कर सकती थी और वह मान गई। असीम ने श्रीति की तरफ पीठ कर ली और वो अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद वह आगे बढ़ने लगी और असीम के पास आ गई। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। श्रीति ने उसका हाथ छोड़ दिया और तेजी से बाथरूम से बाहर आ गई। असीम भी उसके पीछे पीछे बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि वो खिड़की के पास खामोशी से खड़ी थी। असीम उसके पास आया, अब वह नहीं रह पा रहा था। वह तेजी से श्रीति के पीछे से गले लग गया। श्रीति ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। असीम उसके अंदर खोता जा रहा था और उसके कानों में बोला, श्रीति मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था, मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्से में था, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच में आए, फिर वह तुम्हारे माँ बाप भी क्यों ना हो या मेरे माँ बाप भी क्यों ना हो। असीम के हाथ श्रीति के पेट पर चल रहे थे, दोनों की आंखें बंद थी। श्रीति ने असीम के हाथों पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं आपसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हूं। असीम, मुझे आपके ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अपने पापा की बात में आकर मैंने आपसे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं भूल गई थी कि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे जरूरी रिश्ता आपके साथ ही है, तो मुझे उस रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए। असीम ने श्रीति को अपनी तरफ घुमाया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। श्रीति ने भी असीम को कसकर पकड़ लिया। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। असीम ने श्रीति को अपनी बाहों में और जोर से दबा लिया। श्रीति तेज तेज सांस लेने लगी। दोनों के सीने आपस में टकरा रहे थे। दोनों बेहद करीब आ रहे थे। असीम उसके कंधों को चूमने लगा। श्रीति के हाथ असीम की पीठ पर चल रहे थे। असीम उसके कंधों को चूमते हुए उसके कान तक पहुंच गया। उसने उसके कान को काटा और कहा, हमें हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे बीच में कुछ भी बाकी ना रहे और कोई भी हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश ना करें। श्रीति अपनी धीमी आवाज में बोली, लेकिन अभी मुझे सेकंड डे ही है, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती आपके साथ।
असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, रिश्ता आगे बढ़ाना मतलब शारीरिक तौर के साथ साथ दिल से और मन से भी, और वैसे भी अभी कुछ दिनों तक तुम्हें आराम करने की जरूरत है। श्रीति के गाल लाल हो गए, वह क्या समझ रही थी और असीम ने उससे क्या कह दिया। असीम ने श्रीति के चेहरे को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है ना। श्रीति ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। असीम बोला, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना। श्रीति, नॉर्मली हो रही है, लेकिन जब मैं ऑफिस से वापस आई थी ना तब बहुत ज्यादा हुई थी और पेट में भी बहुत दर्द हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रोई थी चिल्ला चिल्ला कर, इसलिए पेट पर जोर पड़ गया। असीम ने श्रीति के माथे को चुम्मा और कहा, आज के बाद तुम्हारे पीरियड हमेशा अच्छे जाएंगे, इस बार तो तुम्हारे पति ने गलती कर दी लेकिन आगे से मैं सब कुछ ध्यान रखूंगा। श्रीति प्यार से मुस्कुरा दी। असीम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर चला आया। असीम बेड पर लेटा हुआ था और श्रीति उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसके सीने पर अपनी उंगलियां चला रही थी। वह दोनों यूं ही एक दूसरे की करीबी की महसूस कर रहे थे। असीम आंखें बंद करके लेटा हुआ था, तभी श्रीति थोड़ी ऊपर उठी और असीम के चेहरे को देखने लगी। उसकी नज़र असीम के होठों पर जा रही थी। श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वह अपनी भावनाओं को रोकने लगी, लेकिन तभी बंद आंखों से असीम आकर्षक तरीके से बोला, तुम तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असीम के इतना कहते ही श्रीति घबरा गई और तुरंत बेड के एक तरफ जाकर लेट गई। असीम ने अपनी आंखें खोली और श्रीति के पास आया। उसने चादर ली और उन दोनों को चादर के अंदर धक लिया और श्रीति को पकड़कर उसकी पीठ को चूमने लगा। वो तेज सांस ले रही थी, उसने चादर को कसकर पकड़ा हुआ था और असीम उसे चूमे जा रहा था। उसने श्रीति को अपनी तरफ घुमाया, उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। उसके होठों को चूमते हुए असीम ने अपनी शर्ट खोल दी और श्रीति के साड़ी के पल्लू को भी हटा दिया और अब वह दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे और एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। श्रीति और असीम का प्यार यूं ही आगे बढ़ रहा था और अब दोनों एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानने की और समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। कुछ दिन बीत गए थे और अब श्रीति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वह पहले की तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी। दोपहर का टाइम था। आज फिर श्रीति असीम के लिए इतने दिनों बाद लंच लेकर कंपनी जा रही थी। रास्ते में श्रीति की कार का टायर पंचर हो गया। उनकी गाड़ी बीच रास्ते में जाकर रुक गई। गार्ड बाहर आया, उसने आसपास देखा तो वहां उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया और वह श्रीति से बोला, मैडम, पंचर ठीक होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक आप इस रेस्टोरेंट के गार्डन में जाकर आराम से बैठ जाइए। श्रीति, मैं कार के अंदर बैठी रहूंगी। गार्ड, लेकिन कार को हमें यहाँ से ले जाना पड़ेगा और पैदल हम आपको इतनी देर तक चलने नहीं दे सकते, इसलिए आप आराम से उस गार्डन रेस्टोरेंट में बैठ जाए, आपके साथ एक गार्ड जरूर चलेगा। श्रीति ने हाँ कह दिया और उसे रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। वहां पर काफी लोग लंच कर रहे थे, इसलिए वो गार्डन में जाकर आराम से बैठ गई। गार्डन के अंदर भी बहुत सारे कुर्सी टेबल लगे हुए थे और कुछ लोग वहां पर भी लंच कर रहे थे। श्रीति ने खाली टेबल देखा और उस पर जाकर बैठ गई और उसका गार्ड उसके आसपास ही खड़ा था। दक्ष अपने एक क्लाइंट के साथ इसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए आया था और उन्होंने गार्डन में एक टेबल बुक की थी। दक्ष और इसका क्लाइंट गार्डन के अंदर आए और अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। उनसे थोड़ी दूरी पर ही एक टेबल पर श्रीति बैठी हुई थी, जो अपने मन में गाने गुनगुना रही थी और असीम को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। वो फोन चलाने लगी ताकि उसका टाइम पास हो सके। दक्ष अपनी टेबल पर बैठा हुआ था और क्लाइंट से बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने के टेबल पर पड़ी तो उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसे काफ़ी दिन पहले ठाकुर इंडस्ट्री में दिखाई दी थी, जिसकी जानकारी भी उसने निकलवाई थी, लेकिन उसे कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई थी। शायद इस लड़की की जानकारी को मिटा दिया गया था। दक्ष उस लड़की को एक बार फिर से देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया। उसने अपने क्लाइंट को तुरंत वहां से भेज दिया। क्लाइंट वहां से चला गया। दक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और श्रीति की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, आंखों में दीवानापन साफ दिख रहा था। दक्ष उसके पास आता इससे पहले गार्ड श्रीति के पास आया और बोला, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए। श्रीति, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा करो, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ, बहुत देर से मैंने पानी नहीं पिया। गार्ड ने हाँ कह दिया और वहां से चला गया। अब जाकर दक्ष आगे बढ़ा और श्रीति के सामने जाकर खड़ा हो गया। श्रीति उसे हैरानी से देखने लगी कि वह कौन है जो उसके पास आया है। दक्ष उसकी खूबसूरती और मासूमियत में खो गया था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वह लड़की और कितनी प्यारी भी। क्या सच में ऐसी लड़कियां आज भी इस दुनिया में मिलती है? दक्ष यही सब सो रहा था और दीवानों की तरह श्रीति को देख रहा था। दक्ष श्रीति के खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था और श्रीति उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। वह तो इस इंसान को जानती भी नहीं थी जो उसके सामने खड़ा था। श्रीति को तो याद भी नहीं था कि कुछ दिन पहले ठाकुर इंडस्ट्री में वो इस इंसान से मिली भी थी। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, कैसी हैं आप? श्रीति अनजान लोगों से बात नहीं करती थी, इसलिए वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। तभी दक्ष उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, रुकिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। श्रीति घबराने लगी और असीम का नाम लेने लगी, लेकिन उसने काफी धीमी आवाज में असीम का नाम लिया था जो दक्ष को सुनाई नहीं दिया था। दक्ष उसकी घबराहट को देखकर बोला,
आप घबराए मत, आप जो समझ रही है मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूं। श्रीति ने अभी भी कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगे, लेकिन दक्ष ने उसे रोक लिया और कहा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आपको क्या मैं दैत्य दिखाई देता हूं जो आप इस तरह से भाग रही हैं? श्रीति घबराते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। दक्ष उसकी मासूमियत पर फिदा हो रहा था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस खतरनाक जमाने में भी ऐसे मासूम लोग पाए जाते हैं। दक्ष को बहुत बेचैनी हो रही थी इस लड़की के लिए, पता नहीं क्यों पर यह लड़की उसे बहुत अच्छी लग रही थी। इसका चुप रहना और इसके बोलने का तरीका, इसका घबराना, इसका मासूम चेहरा, सब कुछ दक्ष को बहुत पसंद आ रहा था। दक्ष शांति से बोला, देखिए आप डरिए मत और आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बुरा नहीं हूँ और आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए। श्रीति, तो आप मेरे पति से बात कर लीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। श्रीति के मुंह से यह सुनकर दक्ष को बहुत बुरा लगा, उसके सीने में अजीब सा दर्द हुआ। इस लड़की का पति, हालांकि दक्ष को पता था कि वह शादीशुदा है क्योंकि जब उसने पहली बार श्रीति को देखा था तब उसे उसकी मांग में सिंदूर भी देख लिया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार तो अंधा होता है। दक्ष ने अपनी भावनाओं को रोका और कहा, मैं आपके पति से भी बात करूंगा लेकिन पहले मुझे आपसे बात करनी है। श्रीति, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप मानोगे नहीं, मुझे तो शहर की सड़कें भी नहीं पता है। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, आपकी उम्र क्या है? श्रीति, मेरी उम्र 22 साल है। दक्ष, इतनी छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है आजकल के जमाने के अकॉर्डिंग। श्रीति, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे जाना है। इतना कहकर श्रीति वहां से जाने लगी तो दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। श्रीति घबरा गई और उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। दक्ष ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी परमिशन के बिना मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ता चाहिए था, लेकिन आप मेरी बात भी नहीं सुन रही है। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, ऐसा है तो हम थोड़ा दूरी बनाकर खड़े रहते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सवाल पूछना है, उसका जवाब आप दे दीजिए। श्रीति चुपचाप खड़ी थी। दक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहली बात तो ये कि आपका नाम क्या है? श्रीति, लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? क्या आप अपनी कंपनी मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं? श्रीति की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे एक आइडिया भी मिला। वो बोला, याद कीजिए उस दिन ठाकुर इंडस्ट्रीज में हम मिले थे जब आप लिफ्ट के अंदर जा रही थी और उससे पहले आपकी साड़ी का पल्लू गाड़ी में अटक गया था, मैं वहीं पर था। एक्चुअली मैं सिन्हा इंडस्ट्रीज का मालिक हूं और मुझे एक पीए की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये जॉब ऑफर आपको दी जाए। श्रीति हैरानी से बोली, लेकिन मुझे क्यों? मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और पहली बात मुझे जॉब करनी भी नहीं है। दक्ष, हाँ तो कोई बात नहीं, जॉब मत कीजिए, लेकिन एक बार मेरा ऑफर सुन तो लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। श्रीति, मुझे 7 जन्मों तक फ़ायदे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे हैं मेरे पति के पास और पहली बात पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे भी यहाँ से जाना है। दक्ष, कहाँ जाना है आपको? मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्रीति, मैं चली जाऊंगी, मेरे साथ ड्राइवर है, गार्ड है, सब लोग हैं, बस वो मेरे लिए पानी लेने गया है। श्रीति काफ़ी परेशान हो रही थी, उसे दक्ष से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह उसे चिपक गया था। अब वह कर भी क्या सकती थी, किसी की बेइज्जती करना उसे आता नहीं था। श्रीति वहां से जाने लगी। दक्ष उसका नाम जानना चाहता था, उसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दक्ष उसे जाते हुए देख रहा था, तभी उसने देखा कि आगे जाकर श्रीति एक गार्ड से मिली। उस गार्ड ने श्रीति को पानी का गिलास दिया। पानी पीकर वो दोनों वहां से चले गए। दक्ष कौन सा कम था, उसने अपने एक आदमी को श्रीति के पीछे लगा दिया। श्रीति कार में बैठकर ठाकुर इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। श्रीति कार में बैठी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि असीम का फ़ोन आ रहा था। श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और खुशी से बोली, हेलो, आप खाना मत खाना, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। असीम, आज तुमने बड़ी देर कर दी, क्या बात है? कहीं रास्ते में खुद ही तो खाने नहीं बैठ गई? श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था इसलिए आने में देर हो गई, लेकिन मैं पहुंच ही रही हूँ। असीम, तुम ठीक हो ना? श्रीति, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम्हें? श्रीति, नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर श्रीति ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद वह ठाकुर इंडस्ट्री पहुंच गई और लिफ्ट से होते हुए सीधा असीम के फ्लोर पर आ गए और ऑफिस के दरवाजे को खटखटाया, तभी अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। श्रीति खुशी से अंदर आ गई। असीम बाहें फैलाकर आकर्षक मुस्कान के साथ खड़ा था और श्रीति की तरफ देख रहा था। असीम को इस तरह से देखकर श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लंच बॉक्स को सोफे के सामने टेबल पर रखा और भागती हुई असीम के पास आई और उसके सीने से लग गई। असीम ने कसकर श्रीति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूम लिया। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, एक दूसरे के प्यार में थे। भले ही दोनों ने प्यार का इजहार ना किया हो और अपने रिश्ते में शारीरिक तौर पर आगे ना बढ़े हो, लेकिन फिर भी उनका प्यार बहुत आगे बढ़ चुका था। श्रीति असीम से अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आपकी बहुत याद आई। असीम, मुझे भी।
श्रीति ने असीम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठ गई और लंच बॉक्स खोलने लगी। असीम उसे एकटक देख रहा था। असीम की आंखों में उसके लिए जुनूनी प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। असीम को कुछ याद आया और वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने ऑफिस के अंदर बने और लॉकर से उसने वह कंगन बाहर निकाले और वापस श्रीति के पास आ गया। श्रीति असीम के लिए प्लेट लगा रही थी, तभी असीम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कंगन दिखाते हुए बोला, ये लो तुम्हारी अमानत जो इतने दिनों से मेरे पास पड़ी थी। उन कंगन को देखकर श्रीति खुश हो गई और बोली, ये वही कंगन है ना जो मैंने घुमा दिए थे? असीम ने हाँ कह दिया। श्रीति को अब जाकर शांति मिली थी। इन दिनों में वह कंगन के बारे में तो भूल ही गई थी। असीम ने में उसके हाथ से वह नए वाले कंगन उतार दिए और श्रीति को वही खानदानी कंगन वापस पहना दिए। श्रीति अपने हाथों में उन कंगन को देखकर बहुत खुश हो रही थी, वरना तो वह डरती थी कि अगर कहीं शीला जी को पता चल गया तो वे श्रीति की हालत खराब कर देती। लेकिन अब सब कुछ ठीक था। श्रीति की खुशी देखकर असीम भी खुश हो गया। उन दोनों ने लंच किया। तभी असीम का फोन बजने लगा और वह फोन पर बात करते हुए वहां से उठ गया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। श्रीति अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसे टेबल पर एक फाइल दिखी। श्रीति उस फाइल को पढ़ने लगी। उसमें बहुत से बिजनेसमैन के नाम और उनकी तस्वीर थी और उनके बारे में कुछ डिटेल्स थे। श्रीति पढ़ रही थी, तभी उसके सामने दक्ष का चेहरा आया। उसने ने देखा कि वहां पर दक्ष का फोटो था और नाम भी लिखा हुआ था। श्रीति उस आदमी को पहचान गई और बोली, ये तो वही है जो मुझे सुबह मिले थे रेस्टोरेंट में। इसका मतलब असीम इन्हें जानते हैं। मैंने फालतू में उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया। मुझे किसी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उन्हें बुरा लगा होगा या नहीं। वह मेरा नाम ही तो पूछ रहे थे। मैंने कितनी बदतमीजी से उनसे बात की। श्रीति यही सब सोच रही थी, तभी असीम उसके पास आया तो उसने देखा कि श्रीति ने फाइल खोली हुई है जिसमें दक्ष का चेहरा दिखाई दे रहा है। असीम को गुस्सा आने लगा। उसने श्रीति के हाथ से वह फाइल छीन ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई और बोली, ऐसा क्यों किया आपने? उसके अंदर कितने सारे लोगों की फोटोज थी और आपने उसे जमीन पर फेंक दिया। असीम, उन सब के चेहरे को देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे चेहरे को देखो, वो काफी है तुम्हारे लिए। श्रीति, ये क्या बात हुई असीम जी? मैं सिर्फ पढ़ रही थी और कुछ भी नहीं, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। इतना कहकर श्रीति ने असीम की तरफ मुंह बनाया और अपनी जगह से खड़े होकर वहां से जाने लगी। तभी असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया और सोफे पर गिरा दिया। श्रीति ने फिर से असीम की तरफ मुंह बनाया और सोफे पर सिमट कर बैठ गई। असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके बगल में जाकर बैठ गया। उसने श्रीति की कमर को पकड़कर उसे अपने गोद में बिठा लिया और उसके सिर को अपने सीने पर रख दिया। श्रीति किसी छोटे बच्चे की तरह असीम की गोद में बैठी हुई थी। असीम ने उसके बालों को चूमा और बोला, वैसे आज क्या क्या किया तुमने? श्रीति, आज मैंने कुछ खास नहीं किया, बस दोपहर का लंच बनाया जिसे लेकर यहाँ पर आ गई और आपको खिला दिया। अब मैं वापस जाकर सो जाऊंगी और सीधा शाम को उठूंगी, फिर मम्मी जी मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगे। असीम श्रीति के कान को चूमते हुए बोला, ये सब तो तुम सीख जाओगी, लेकिन अपने पति के बारे में क्या सोचा है तुमने? मेरा मतलब है पति पत्नी के बीच में भी कुछ होता है, उसे करना भी बहुत जरूरी होता है। असीम की बात का मतलब समझकर श्रीति शर्माने लगी और उससे दूर जाने लगे, लेकिन असीम ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, अरे मेरी जान, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें अपने पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। श्रीति, अब मुझे और कितना इंतजार करना है, क्या तुम बता सकती हो? असीम की बात सुनकर श्रीति के गाल लाल हो गए। उसने अपना चेहरा असीम के सीने में छुपा दिया। असीम उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, मेरी बात का जवाब दो। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। मुझे तुम्हारे शरीर का लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। श्रीति धीमी आवाज में बोली, पर मैंने तो आपको कभी रोका भी नहीं। उस दिन भी हमारे बीच में सब कुछ हो ही रहा था, वह तो अचानक से पीरियड आ गए तब आपको मैंने रोक दिया। उसके बाद तो मैंने कभी आपको नहीं रोका, आप खुद मेरे पास नहीं आते हो। श्रीति की बात सुनकर असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई हो। उसने उसे को खुद से दूर किया, उसके चेहरे को थामकर बोला, तो तुम तैयार हो जाती हो? श्रीति ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर असीम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने श्रीति के माथे को चुम्मा और कहा, घर जाओ और मेरा इंतजार करना, बहुत जल्द आ रहा हूं मैं तुम्हें पाने के लिए। असीम के इतना कहते ही श्रीति ने कसकर असीम की शर्ट को पकड़ लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जल्दी से वहां से खड़ी हो गई और लंच बॉक्स लेकर भाग गई। असीम उसे नशे मुझे नसी से देख रहा था और वह भाग रही थी। कुछ ही फलों में वसीम की नजरों से ओझल हो गई और वहां से चली। असीम अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रीति। असीम अपने प्यार के नशे में चूर हो चुका था। आज उसे अपनी श्रीति को हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। श्रीति लिफ्ट से होते हुए नीचे पार्किंग एरिया में आ गई और गाड़ी में बैठकर ठाकुर विला के लिए निकल गई। श्रीति के कानों में अभी भी असीम की बातें गूंज रही थी। पता नहीं आज असीम उसके साथ क्या करने वाला था। श्रीति ने उसे हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी आज असीम का सामना करने की। कुछ देर बाद वो ठाकुर विला पहुंच गई, जहां पर शीला जी हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। श्रीति के आते ही शीला जी बोली,
आने में काफ़ी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। श्रीति, वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था मम्मी जी, लेकिन आप मुझे फ़ोन भी कर सकती थी। शीला जी, मैं तुम्हें फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझती, अब चलो मेरे साथ किचन में। श्रीति, इस वक्त? शीला जी, क्यों, तुम्हारा महारानी हो जो तुम्हें हर वक्त आराम करने की ज़रूरत होती है। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है और अब तुम्हें मैं सब कुछ सिखाना चाहती हूँ। वैसे भी तुम्हारी शादी को बहुत वक्त हो गया है, अब तुम्हें सब कुछ आ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में तुम बीमार पड़ गई, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। श्रीति उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया और शीला जी के साथ किचन के अंदर चली गई। किचन में आते ही शीला जी बोले, ठीक है, तो आज तुम सबके लिए दाल का हलवा बनाओगी, कोई खाए या ना खाए, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसा बनाती हो। अगर अच्छा लगा तो अमर जी और असीम को भी खिला दिया जाएगा, वरना नौकरों में बांट दूंगी। श्रीति ने हाँ कह दिया, लेकिन उसे दाल का हलवा बनाना नहीं आता था, फिर भी वह कोशिश करने लगी। शीला जी ने उसे आधे घंटे का वक्त दिया और कहा, आधे घंटे के अंदर दाल का हलवा बन जाना चाहिए, तब तक मैं भगवान की पूजा करके आती हूँ। इतना कहकर शीला जी वहां से चली गई। श्रीति ने अपना पल्लू कमर से बांध दिया और काम पर लग गई। उसने अपना फ़ोन चलाया और उसमें यूट्यूब पर वीडियो लगाई कि दाल का हलवा कैसे बनाते हैं। उसे देखते देखते श्रीति दाल का हलवा बनाने लगी। हालांकि आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया था, क्योंकि दाल का हलवा इतना जल्दी नहीं बनता था। लगभग 1-1.5 घंटा गुजर गया था। उसके बाद दाल का हलवा बनाकर रेडी हो चुका था। श्रीति ने अपना फ़ोन वापस अपने कमर में छुपा दिया ताकि शीला जी को पता ना चले, लेकिन वहां पर खड़ी एक नौकरानी जो कि बहुत ही चुगलखोर थी, उसने ये सब देख लिया था। हलवा बनने के बाद श्रीति किचन से बाहर आई और सीधा पूजा घर में चली गई, जहां पर शीला की माला जाप रही थी। श्रीति उनके पास आई और बोली, मम्मी जी हलवा बन गया है, आप एक बार चख लीजिए। शीला जी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। श्रुति वहां से चली गई और उसने हलवे को डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद शीला जी आए, उन्होंने अपना फ़ोन देखा और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का वक्त दिया था, लेकिन तुम पूरे 1.5 घंटे बाद मेरे पास आई। ये तुम्हारी पहली लापरवाही है, जिसे मैं आज माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा। श्रीति ने हाँ कह दिया। शीला जी डाइनिंग चेयर पर बैठ गई और हलवे को टेस्ट करने लगी। हलवा वाकई में बहुत अच्छा बना था और उसमें सब कुछ बराबर मात्रा में डाला गया था। शीला जी को हलवा पसंद आ गया और वो बोली, हलवा तो अच्छा बना है, लेकिन जो तुमने टाइम वेस्ट किया है वो मुझे सही नहीं लगा। श्रीति, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी मम्मी जी। शीला जी वहां से अपने कमरे के अंदर चली गई और श्रीति को भी अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। श्रीति भी फटाफट अपने कमरे में चली गई। वह चुगलीखोर नौकरानी शीला जी के कमरे में आई और बोली, बड़ी ठकुराइन, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शीला जी, कहो। नौकरानी, छोटी ठकुराइन ने जो हलवा बनाया है वो उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं बनाया है। शीला जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुमने उसे बनाकर दिया है? नौकरानी, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने फ़ोन पर वीडियो चलाया और उसे देखते हुए उन्होंने ये हलवा बनाकर तैयार किया है, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है। नौकरानी की बात सुनकर शीला जी की भौहें आपस में तन गई। उन्हें गुस्सा आने लगा। श्रीति ने उनसे झूठ बोला था, यह वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और फैंटेसी स्टोरी के लिए चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।